Subscribe to Himanshu Arya tutorial and click on the bell icon to never miss an update. हेलो एंड वेलकम टू द एनसीईआरटी राइज सीरीज़। और आज का जो हमारा लेक्चर है बेसिकली ये हम लोग यहाँ पे स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल क्लास 11th चैप्टर नंबर 7 का ये सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में हमने क्या क्या कवर कर लिया है, तो हमने एनिमल टिश्यू कवर किया था। यहाँ पे हमने जितने भी एनिमल टिश्यूज़ थे ये सारे चीज़ों को कवर कर लिया है, क्लियर है ना। जिसमें चार थे बेसिकली, एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर एंड न्यूरल। ओके, अब यहाँ पे हम बेसिकली देखेंगे डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स लाइक अर्थवॉर्म, देन कॉकरोच, देन फ्रॉग। इन तीन ऑर्गेनिजम्स के बारे में हम इनके सारे मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी को समझेंगे। लेकिन उसे समझने के पहले हम समझते हैं कि ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम क्या होता है। ओके, तो तुमने सिंपल सा ये तो पढ़ा होगा ना कि सेल होता है। सेल का जब अरेंजमेंट होता है, यानी कि उसका जब ऑर्गेनाइजेशन होता है, वो मिलते हैं बेसिकली, एसोसिएट करते हैं तो ये टिश्यू बनाते हैं, क्लियर है। जब टिश्यू का ऑर्गेनाइजेशन होता है तो ये तुम्हारा ऑर्गन बनाता है, और जब ऑर्गन का ऑर्गेनाइजेशन होता है तो ये तुम्हारा ऑर्गन सिस्टम बनाता है। देखो, इसके पीछे मैंने एक कहानी भी सुनाया था तुम्हें, क्लियर है ना, कि जो जिस चीज़ के लिए स्पेसिफाइड हो वो उस काम को सही ढंग से करेगा, क्लियर है ना। तो यहाँ पे जैसे जैसे तुम बढ़ते जा रहे हो ना टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम में, वैसे वैसे ही तुम्हारी कॉम्प्लेक्सिटी भी यहाँ पे बढ़ती जा रही है, दैट इज स्पेसिफिसिटी भी बढ़ती जा रही है, क्लियर है ना। वो उस पर्टिकुलर काम को करने के लिए जो भी स्पेसिफिक है ना वही वहाँ पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कोई ऐरे गहरे नहीं आ रहे हैं वहाँ पे। इस बात को तुम्हें समझना होगा, तो उस काम को ज़्यादा प्रिसाइजली ढंग से किया जा सकेगा यहाँ पे। इस चीज़ को समझ रहे हो। अब देखते हैं यहाँ पे एनसीईआरटी क्या बोलती है। द बेसिक टिश्यू मेंशन्ड एबव, जो कि तुमने ऑलरेडी पढ़ लिया है यहाँ पे, क्लियर है ना, पिछले लेक्चर में। ऑर्गेनाइज टू फॉर्म ऑर्गन्स, तो ये टिश्यू ऑर्गेनाइज करेंगे, क्लियर है ना। तो ये क्या बनाएंगे, ऑर्गन बनाएंगे, और फिर ऑर्गन ये जाके ऑर्गेनाइज करेंगे, एसोसिएट करेंगे, तो ये बनाएंगे तुम्हारे ऑर्गन सिस्टम। किसकी बात हो रही है, तो ऑब्वियसली मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात हो रही है, क्योंकि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में तो सिंगल सेल होगा, तो वहाँ पे तो तुम ना टिश्यू की बात करो ना ही ऑर्गन, तो ऑर्गन सिस्टम की बिल्कुल नहीं बात करो, यानी कि इन सभी चीज़ों की बात ही नहीं करनी है हमें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में। ओके, समझ सकते हो क्यों नहीं करना है। सच एन ऑर्गेनाइजेशन इज इसेंशियल फॉर मोर इफिशियंट एंड बेटर कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटीज़। अब देखो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये काफ़ी ज़रूरी है ताकि ज़्यादा सही तरीके से और सही तरीके से कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटी कर सके, जो कि मिलियंस ऑफ सेल प्रेजेंट है हमारे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में वहाँ पे, क्लियर है ना, ताकि मिलजुल के कोऑर्डिनेटेड वे में काम कर सके और सही तरीके से इफिशिएंटली कर सके, प्रिसाइजली कर सके। ईच ऑर्गन इन आवर बॉडी इज मेड ऑफ वन और मोर टाइप ऑफ टिश्यू। तो जो भी ऑर्गन है हमारे बॉडी का वो एक या एक से अधिक टिश्यू के बने हैं। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया एनसीईआरटी ने कि आवर हार्ट कंसिस्ट ऑफ all the four types of tissues, that is epithelial, connective, muscular and neural। अब तुम यहाँ सोच रहे हो सर आपने तो बताया था that heart is completely made up of cardiac muscle, तो बिल्कुल सही है, हार्ट इज मेड अप ऑफ कार्डियक मसल, क्लियर है ना। लेकिन ऐसा नहीं है कि उसमें तुम्हारे कनेक्टिव टिश्यू नहीं है, इपिथेलियल टिश्यू नहीं है, न्यूरल टिश्यू नहीं है ना। वो सारे चीज़ प्रेजेंट है। जैसे क्या हार्ट के अंदर ब्लड फ्लो नहीं कर रहा है, क्या हार्ट के ऊपर कवरिंग नहीं है इपिथेलियल का, क्या उसमें न्यूरॉन्स नहीं है, तो बिल्कुल ये सारे चीज़ ही हैं, क्लियर है ना। तो इसीलिए यहाँ पे तुम्हें सारे टिश्यू देखने को मिलते हैं हार्ट में। वी ऑल्सो नोटिस आफ्टर सम केयरफुल स्टडी, अगर कुछ केयरफुल स्टडी करते हो तो क्या नोटिस करोगे, that the complexity in organ and organ system displays certain discernible trend। discernible means कि क्लियर ट्रेंड, डिस्क्रिनेबल कहने का मतलब यहाँ पे क्लियर, क्लियर है ना, जो कि क्लियरली विजिबल हो। ओके, सो क्लियर कुछ ट्रेंड दिखता है, कुछ पैटर्न दिखता है हमें, जिन्हें हम इवोल्यूशनरी ट्रेंड भी बोलते हैं। इसके बारे में हम बाद में पढ़ लेंगे जब इवोल्यूशन डील करेंगे क्लास 12th में, उस समय, क्लियर है ना, कि कुछ इवोल्यूशनरी ट्रेंड्स को समझेंगे कि किस तरीके से इवोल्यूशन हुआ। ओके, तो देखो यहाँ पे इस चीज़ को समझो तुम, यहाँ पे बेसिकली क्या दिया गया है ना कि यहाँ पे जो ये जो बेसिकली इवोल्यूशनरी ट्रेंड है, ये क्या बोला जा रहा है कि कॉम्प्लेक्सिटी जो है यहाँ पे ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम में, ये एक अचानक से प्रोसेस नहीं हुआ है, ये एक स्टेप वाइज प्रोसेस है, क्लियर है ना। ये एक
स्टेप वाइज प्रोसेस है जो कि धीरे धीरे होते होते हुआ है। क्लियर है ना, अचानक से सिंपलेस्ट से कॉम्प्लेक्स में मतलब कॉम्प्लेक्स में हम नहीं आ गए हैं। क्लियर है, कॉम्प्लेक्सिटी धीरे धीरे बढ़ी है हमारे बॉडी की, यानी हायर ऑर्गेनिज्म की, और यू कैन से मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की। ओके, आगे बढ़ते हैं। यू आर बीइंग इंट्रोड्यूस टू मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी। समझते ही हो, मॉर्फोलॉजी क्या होता है, एक्सटर्नल कैरेक्टर, एनाटॉमी क्या होता है, इंटरनल कैरेक्टर। क्लियर है ना, ऑफ थ्री ऑर्गेनिजम्स एट डिफरेंट इवोल्यूशनरी लेवल। देखो ये तीनों जो ऑर्गेनिज्म हैं अलग अलग इवोल्यूशनरी लेवल पे हैं, अलग अलग टाइम पे इवॉल्व हुए हैं बेसिकली। क्लियर है ना, कुछ लोअर ऑर्गेनिज्म है, कुछ हायर ऑर्गेनिज्म है, और इनके बारे में तुमने ऑलरेडी थोड़ा सा पढ़ लिया है डाइवर्सिटी में। क्लियर है ना, तो बिल्कुल बातें भी क्लियर हो जाएगी यहाँ पे। तो यहाँ पे हम इन तीनों ऑर्गेनिज्म के बारे में बिल्कुल डिटेल में देखने वाले हैं। क्लियर है ना। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ समझो, जैसे तुमने डाइवर्सिटी पढ़ा तो डाइवर्सिटी में हमें लिमिटेड पढ़ना है, अदरवाइज डाइवर्सिटी का कोई एंड ही नहीं है। मैंने इस चीज़ को समझाया अभी था तुम्हें। ओके, सो डाइवर्सिटी में हमने नॉर्मल सा पढ़ा, ऑर्गेनिज्म के बारे में भी देखो पढ़ते थे तो थोड़ा सा ही पढ़ते थे। क्लियर है ना, बस देखते थे कि उसमें रिप्रोडक्शन कैसा है, सर्कुलेशन कैसा है, डाइजेशन कैसा है। हम उसके पूरे प्रोसेस को नहीं समझते थे कि रिप्रोडक्शन कर कैसे रहा है, डाइजेशन कर कैसे रहा है। क्लियर है, बस सिंपल सा समझते थे। लेकिन अब क्या करना है, यहाँ पे तीन ऑर्गेनिज्म को हमने यहाँ पे देखना है, एंड दैट दीज आर अर्थवर्म, कॉकरोच एंड फ्रॉग। ये तीन ऑर्गेनिज्म को हम डिटेल में देखेंगे। तो इसके सबसे पहले तो एक्सटर्नल कैरेक्टर देखेंगे, फिर इंटरनल कैरेक्टर भी देखेंगे। अब हम अगर रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे ना यहाँ पे, तो इसके ओवरी को, टेस्टिस को, हर चीज़ को देखेंगे, कहाँ पे स्पर्म बन रहा है, कहाँ पे ओवम बन रहा है, यूनिसेक्सुअल है, बाइसेक्सुअल है, अगर बाइसेक्सुअल है तो कैसे हो रहा है, यूनिसेक्सुअल है तो कैसे हो रहा है रिप्रोडक्शन। तो हर चीज़ को यहाँ पे बारीकी से देखेंगे। क्लियर है ना, और वही जब तुम आगे की क्लासेस में जाओगे ना, यानी कि नीट क्रैक करने के बाद ही ऑब्वियसली, या फिर पीजी में जाओगे तुम, तो वहाँ पे भी तुम्हें और भी डिफरेंट एनिमल के बारे में यही चीज़ पढ़ना पड़ेगा डिटेल में। तो जो भी ऑर्गेनिज्म के बारे में तुमने डाइवर्सिटी में शॉर्ट में पढ़ा है ना, वह उन्हीं सब चीज़ों के बारे में तुम जब आगे की क्लासेस में जाओगे तो डिटेल में पढ़ोगे। तो खैर वो तो बाद की बात हो गई। यहाँ पे देखते हैं हम, तो यहाँ देखेंगे हम मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी तीन ऑर्गेनिज्म का। मैंने बता दिया किसका किसका, टू शो देयर ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शनिंग, ताकि उसमें किस तरह से ऑर्गेनाइज्ड है डिफरेंट टाइप के टिश्यूज ऑर्गन, और वो फंक्शन कैसे कर रहा है। क्लियर है ना। अब देखो यहाँ पे मॉर्फोलॉजी का मतलब लिखा गया है कि मॉर्फोलॉजी रेफर्स टू स्टडी ऑफ फॉर्म एंड एक्सटर्नली विजिबल फीचर। मैंने बता दिया ऑलरेडी। इन द केस ऑफ प्लांट और माइक्रोब्स द टर्म मॉर्फोलॉजी प्रिसाइजली मीन्स ओनली दिस। ओके, बट इन केस ऑफ एनिमल दिस रेफर्स टू एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ द ऑर्गन्स और पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो डिफरेंट पार्ट्स जो है ना, उनका भी जो अपीयरेंस है उसे भी यहाँ पे समझेंगे। ओके, द वर्ड एनाटॉमी कन्वेंशनली is used for the study of morphology of internal organs। देखो इंटरनल ऑर्गन्स की हम एक तरह से मॉर्फोलॉजी ही समझ रहे हैं ना, यानी कि उसके जो भी अपीयरेंस है डिफरेंट पार्ट्स के, उन्हीं चीज़ को तो समझ रहे हैं यहाँ पे। ओके, बट मॉर्फोलॉजी मीन्स एक्सटर्नली ही पढ़ते हैं, और एनाटॉमी मीन्स उसी चीज़ को इंटरनली पढ़ते हैं, यानी बॉडी के अंदर के पार्ट्स को पढ़ते हैं। क्लियर है ना, तो ये हो गया। यू विल लर्न द मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी ऑफ अर्थवर्म, कॉकरोच एंड फ्रॉग रिप्रेजेंटिंग इनवर्टिब्रेट्स। तो देखो अर्थवर्म कॉकरोच तुम्हारे इनवर्टिब्रेट्स हो गए, अर्थवर्म कॉकरोच क्या हो गए, इनवर्टिब्रेट्स हो गए, इतना तो समझते ही हो गए। क्लियर है ना। और जो तुम्हारा फ्रॉग हो गया, ये तुम्हारा क्या हो गया, तो वर्टिब्रेट्स हो गया। फ्रॉग कहाँ पढ़े थे, याद करो जरा। फ्रॉग तुमने एम्फीबिया में पढ़ा था, एम्फीबिया में, जो कि कॉर्डेटा में तुमने पढ़ा होगा, है ना। तो यहाँ पे कुछ इनवर्टिब्रेट्स और कुछ वर्टिब्रेट्स के बारे में हम देखेंगे। क्लियर है ना। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम अर्थवर्म से। क्लियर है, तो यहाँ पे देखो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है ऑब्वियसली अर्थवर्म पढ़ना है हमें। तो और इस लेक्चर में हम सिंपली अर्थवर्म ही कवर करेंगे। देन नेक्स्ट लेक्चर विल बी टू कॉकरोच एंड देन टू द फ्रॉग एक्चुअली। सो अर्थवर्म क्या है, अर्थवर्म इज a reddish brown terrestrial invertebrate that inhabits the upper layer of moist soil। ये देखो कहाँ प्रेजेंट है, तो ये अपर लेयर ऑफ मॉइस्ट सॉइल पे प्रेजेंट है, क्योंकि इसकी ना एक एबिलिटी होती है अर्थवर्म की। ये जो रेस्पिरेशन करता है ना, चाहो तो याद रखना यहाँ पे, ये जो रेस्पिरेशन करता है अर्थवर्म, ये कैसा करता है, तो क्यूटेनियस करता है। अब अगर किसी को क्यूटेनियस नहीं पता है क्या होता है,
तो रेस्पिरेशन बाई स्किन, एक्चुअली मॉइस्ट स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन करना ही क्यूटेनियस रेस्पिरेशन कहलाता है। क्लियर है ना? सो ये हो गया क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। ड्यूरिंग डे टाइम दे लिव इन बुरोज, यहाँ पे अगर दिन की बात करते हैं तो ये कहाँ रहेगा? दे लिव इन बुरोज मेड बाई बुरोइंग एंड swallowing द सॉइल। देखो ये करेगा क्या, इसके मौत के जो आगे वाले पोर्शंस होते हैं, आगे हम पढ़ेंगे बेसिकली, वो क्या करेगा, तो वो बेसिकली सॉइल के अंदर उसे इन्वेड करने में हेल्प करेगा। लाइक सॉइल को वो स्वेलो करता जाएगा और वहाँ पे वो होल बनाता जाएगा। क्लियर है ना? वो एक बुरो बनाता जाएगा। ओके, दैट मीन्स होल बनाता जाएगा। ओके, और उसी होल में वो रहेगा दिन के टाइम। ओके, इन द गार्डन्स दे कैन बी ट्रेस्ड बाई देयर फिकल डिपॉजिट नोन एज वॉर्म कास्टिंग। तो देखो इस बात को याद रखना कि अर्थवर्म को हम ट्रेस कर सकते हैं इनके वॉर्म कास्टिंग से। होता क्या है कि जैसे देखो यहाँ पे ये तुम्हारा सॉइल सरफेस है। क्लियर है ना? अब सॉइल सरफेस है तो इसके नीचे अर्थवर्म तुम्हारा चला गया है बुरो बना के, लेकिन इस सॉइल सरफेस के ऊपर देखोगे तो इस तरह से ना, इस तरह से ये अपना बेसिकली वॉर्म कास्टिंग यहाँ पे छोड़ जाता है। यानी इसे एक तरह से पॉटी भी तुम समझ सकते हो, इसका पॉटी ही होता है ये। एक्चुअली मिट्टी खाता है, उसी को एक भुरभुरा टाइप का बना के और सॉइल सरफेस पे ऊपर में बेसिकली छोड़ देता है। क्लियर है ना? तो उससे हमें पता चल जाता है कि जब यहाँ पे उसके बेसिकली वॉर्म कास्टिंग है, दैट मीन्स अंदर में कहीं ना कहीं अर्थवर्म होगा, और वहाँ पे जब हम खुदाई करते हैं तो वहाँ से बेसिकली अर्थवर्म मिल सकते हैं तुम्हें। क्लियर है ना? तो यहाँ पे कुछ कॉमन इंडियन अर्थवर्म्स हैं एंड दीज आर फेरेथिमा एंड लुम्ब्रिकस बेसिकली। तो फेरेथिमा फॉस्थिमा बेसिकली पूरा नाम होता है, और ये बेसिकली क्या है, ये दोनों जीनस है। ये दोनों क्या है? जीनस है, और इसके अलग अलग स्पीसीज पाए जाते हैं बेसिकली। तो यहाँ पे हमें बेसिकली इन्हीं दोनों के बारे में पढ़ना है। इसमें भी जो मेन पढ़ना है हमें वो फेरेथिमा के बारे में पढ़ना है। क्लियर है ना? तो यहाँ पे जो हम पढ़ेंगे वो फेरेथिमा फॉस्थिमा के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। तो देखते हैं आगे यहाँ पे। तो सबसे पहले हम इसके मॉर्फोलॉजी को समझेंगे। दैट मीन्स कि बाहर से उसके जो जो स्ट्रक्चर्स हैं ना, उन सभी के नाम समझेंगे, उन्हें क्या बोलते हैं, कहाँ पे क्या बोलते हैं, उसके कितने सेगमेंट्स होते हैं, क्योंकि ये सेगमेंटेड वॉर्म है ना तुम्हारा, अगर तुम्हें याद हो तो इस तरह से। ओके, सो देखते हैं। अर्थवॉर्म हैव लॉन्ग सिलेंड्रिकल बॉडी, लंबा सा सिलेंड्रिकल बॉडी है, सिलेंड्रिकल शेप का है। द बॉडी इज डिवाइडेड इंटू मोर देन 100 शॉर्ट सेगमेंट। यहाँ पे इसे समझना होगा तुम्हें। द बॉडी इज डिवाइडेड इंटू मोर देन 100 शॉर्ट सेगमेंट, छोटे छोटे लगभग 100 से भी ज़्यादा सेगमेंट में बटे होते हैं, विच आर सिमिलर, दैट इज मेटामर्स अबाउट 100 to 120 नंबर। क्लियर है? तो लगभग 100 से 120 नंबर में प्रेजेंट होते हैं, जो कि मेटामर्स होते हैं, देर लाइक कि सिमिलर होते हैं एक दूसरे के। क्लियर है ना? तो ये छोटे छोटे सेगमेंट्स में बटे होते हैं। ओके, द डॉर्सल सरफेस ऑफ बॉडी, इसे चलो मैं हाईलाइट कर देता हूँ यहाँ पे ताकि तुम्हें याद रहे। क्लियर है? द बॉडी इज डिवाइडेड इनटू मोर देन 100 शॉर्ट सेगमेंट्स विच आर सिमिलर, दैट इज मेटामर्स अबाउट 100 to 120 नंबर्स। आगे बात करते हैं। द डॉर्सल सरफेस ऑफ बॉडी इज मार्क्ड बाई ए डार्क मीडियन mid dorsal line, dorsal blood vessel along the longitudinal axis of the body. Okay, so यहाँ पे समझेंगे क्या बोल रहा है। तो सबसे पहले तो समझने यहाँ पे डॉर्सल का मतलब, एक मिनट। तो यहाँ पे समझो डॉर्सल तुम्हारा क्या होता है। डॉर्सल का मतलब हो गया एक तरह से बैक पोर्शन, या फिर अपर पोर्शन को भी हम डॉर्सल बोलते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पे बेसिकली अपर पोर्शन की बात हो रही है। सो अपर पोर्शन जो इसका होगा इज मार्क्ड बाई डार्क मीडियन मिड डॉर्सल लाइन, बीच में एक मतलब कि लाइन प्रेजेंट होगा। ओके, जिसे कि हम डॉर्सल ब्लड वेसल भी बोलेंगे। तो ब्लड वेसल इसमें कैसा प्रेजेंट होगा, तो डॉर्सल होगा, याद रखना। अलोंग द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ द बॉडी, यानी इस तरह से। जैसे देखो अर्थवर्म दिखाता हूँ तुम्हें, एक मिनट। ये देखो, ये जैसे अर्थवर्म है तो इसी के ऊपर इस तरह से तुम्हें एक मीडियन लाइन दिखेगा। क्लियर है ना? इस तरह से बीच में। ओके, और ये तुम्हारा कैसा होगा, तो बेसिकली डार्क कलर्ड होगा। ओके, यहाँ तक समझे? चलो ओके, यहाँ पे देखते हैं द वेंट्रल सरफेस। अब वेंट्रल सरफेस यानी नीचे वाले की बात करते हैं। इज डिस्टिंग्विश्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ जेनाइटल ओपनिंग्स, दैट इज पोर्स। और नीचे में तुम्हारे क्या होंगे, तो नीचे वाले का पहचान होगा
कि वहाँ पे जेनाइटल ओपनिंग्स होंगे यानी कि पोर्स होंगे। तो इस बात को तुम्हें भूलना नहीं है। यहाँ पे मैं इसे हाईलाइट कर देता हूँ फिर से कि वेंट्रल सरफेस क्या होगा, तो डिस्टिंग्विश्ड बाय प्रेजेंस ऑफ जेनाइटल ओपनिंग्स या पोर। तो उसके नीचे वाले पोर्शन में तुम देखोगे तो जेनाइटल पोर्स होंगे, छोटे छोटे होल्स प्रेजेंट होंगे बेसिकली। क्लियर है ना। एंटेरियर एंड, एंटेरियर मीन्स आगे का बात कर रहे हैं, पोस्टेरियर मीन्स पीछे का बात करते हैं। सो एंटेरियर एंड कंसिस्ट ऑफ द माउथ एंड द प्रोस्टोमियम। तो अगर आगे की बात करते हैं हम तो वहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा, माउथ प्रेजेंट होगा एंटेरियर पार्ट में और प्रोस्टोमियम प्रेजेंट होगा। अ प्रो इज ए लोब विच सर्व्स एज कवरिंग फॉर द माउथ। ये बेसिकली एक तरह से लोब है जो कि माउथ के कवरिंग की तरह काम करता है। एंड ए वेज टू फोर्स ओपन क्रैक्स इन द सॉइल इनटू विच द अर्थवर्म मे क्रॉल। क्लियर है। और यही बेसिकली तुम्हारा जो प्रोस्टोमियम है ना, यही खुदाई करने में भी हेल्प करता है इसे। ओके, द प्रोस्टोमियम इज सेंसरी इन फंक्शन, ये सेंसरी भी होता है। द फर्स्ट बॉडी सेगमेंट इज कॉल्ड द पेरिस्टोमियम और बक्कल सेगमेंट विच कंटेन द माउथ in mature worm segment 14 to 16 are covered by a prominent dark band of glandular tissue called क्लाइटलम। यहाँ पे देखो फिर से इसे समझाता हूँ मैं। यहाँ पे क्या है, यहाँ तक तो समझ गए बेसिकली प्रोस्टोमियम के बारे में। क्लियर है ना। मॉथ होगा और प्रोस्टोमियम होगा। उसके बाद तुम्हारा बेसिकली जो पहला सेगमेंट होगा जिसे कि पेरिस्टोमियम बोलेंगे, जिसे कि बक्कल सेगमेंट भी बोलेंगे। तो यहाँ पे प्रोस्टोमियम का क्या है फंक्शन, तो यहाँ पे याद रखना, एक तो तुम्हें खुदाई करने में हेल्प करेगा और दूसरा चीज़ ये भी याद रखना है कि लाइक प्रोस्टोमियम इट्स सेंसरी इन फंक्शन। तो ये फंक्शन में सेंसरी भी होता है। क्लियर है ना। और यहाँ पे देखो ये क्या करेगा, तो ये एक तरह से लोब है विच सर्व्स एज ए कवरिंग फॉर द माउथ एंड द वेज टू फोर्स ओपन क्रैक्स। ये देखो वही बेसिकली कर रहा है, क्रैक्स बना रहा है। क्लियर है ना। इन द सॉइल इनटू विच द अर्थवर्म मे क्रॉल, जिसमें कि वो क्रॉल करके रेंग के, समझ रहे हो ना, क्रॉल मीन्स रेंगना, तो रेंग के वो अंदर जा सकता है। तो यानी कि सॉइल में जो इन्वेड कर रहा है ना, सॉइल में जो होल बनाने का काम कर रहा है वो कौन कर रहा है, तो यही प्रोस्टोमियम ही कर रहा है। तो क्लियर है ना। तो यहाँ पे लिख सकते हो, यहाँ पे लिख सकते हो कि हेल्प इन मेकिंग वुरो, ये चीज़ हो गया। और साथ ही साथ सेंसरी इन फंक्शन, और साथ ही साथ ये सेंसरी भी होता है। तो ये दो चीज़ याद रखोगे प्रोस्टोमियम के बारे में, जो कि एंटीरियर पोर्शन में है, मीन्स आगे वाले पोर्शन में। अभी मैं दिखाऊंगा। अभी आगे बात करते हैं। तो फर्स्ट बॉडी सेगमेंट इज कॉल्ड पेरिस्टोमियम। सबसे पहला बॉडी सेगमेंट क्या है, तो पेरिस्टोमियम है, जैसे कि बक्कल सेगमेंट बोलते हैं, विच कंटेन्स द मॉथ, जिसमें कि तुम्हारा मॉथ आएगा। इन ए मैच्योर्ड वॉर्म, वॉर्म यहाँ पे बेसिकली अर्थवॉर्म को ही बोला जा रहा है। क्लियर है ना। तो यहाँ पे समझना, जो मैच्योर्ड वॉर्म होते हैं उसकी अगर बात करते हैं तो सेगमेंट 14 to 16 आर कवर्ड बाई प्रोमिनेंट डार्क बैंड ऑफ ग्लैंडुलर टिश्यू कॉल्ड क्लाइटेलम। याद रखना है इसे तुम्हें, यहाँ से क्वेश्चन भी ऑलरेडी पूछा जा चुका है। तो यहाँ पे याद रखोगे, क्या याद रखोगे कि मैच्योर्ड वॉर्म में जो 14 से 16 सेगमेंट होता है, देखो सेगमेंट का यहाँ पे नंबर दे दिया गया है। क्लियर है ना। तो उन्हीं सब चीज़ों को पढ़ेंगे यहाँ पे। तो 14 से जो 16 सेगमेंट है, यानी 14, 15, 16, ये तीन सेगमेंट जो है इसे बेसिकली एक प्रोमिनेंट डार्क बैंड ऑफ ग्लैंडुलर टिश्यू से कवर कर दिया गया है, जिसे कि हम क्लाइटेलम बोलते हैं। क्लियर है। दस द बॉडी इज डिवाइडेड इनटू 3 प्रोमिनेंट रीजन। तो यहाँ पे 3 रीजन में ये बट गया। एक तो क्लाइटेलम हो गया, एक क्लाइटेलम के पहले वाला, एक क्लाइटेलम के बाद वाला। तो क्लाइटेलम क्या हो गया, प्रोमिनेंट डार्क बैंड है जिस जहाँ पे कि तुम्हारे ग्लैंडुलर टिश्यू मिल जाएंगे। क्लियर है ना। तो इसके आधार पे यहाँ पे 3 रीजन देखो, प्री क्लाइटेलर, क्लाइटेलर, देन क्लाइटेलर एंड देन पोस्ट क्लाइटेलर। तो इस चीज़ को तुम समझ पा रहे होगे कि ये जो सेगमेंट्स हैं 3 अलग अलग रीजन में बढ़ चुके हैं, डिफरेंट सेगमेंट्स। एक क्लाइटेलम के पहले वाला, तो क्लाइटेलम के पहले वाले में कितना से कितना आ जाएगा तुम्हारा, तो क्लाइटेलम के पहले प्री क्लाइटेलम में आ जाएगा तुम्हारा अप टू 13 ना, अप टू 13 आ जाएगा। क्लियर है। क्लाइटेलम में तुम्हारा क्या आ जाएगा 14, 15, 16, और ये क्या आ जाएगा, तो ये तुम सीधा सा लिख लो आफ्टर
16। सेगमेंट की बात कर रहे हैं, क्लियर है ना, ये नंबर क्या है, सेगमेंट की बात कर रहे हैं। तो ये चीज़ समझे। अब फिगर को समझो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे समझो, ये जो तुम्हें दिख रहा है, ये जो डार्क बैंड दिख रहा है यहाँ पे, बेसिकली यही तुम्हारा क्या है, तो क्लाइटेलम है। ओके, अब यहाँ पे क्लाइटेलम दिख गया, तो इसके पहले वाला तुम्हारा क्या हो गया, प्री क्लाइटेलर, ये तुम्हारा क्लाइटेलम है ही, और इसके बाद वाले तुम्हारे पोस्ट क्लाइटेलम हो गए। क्लियर है ना, ये सारे मेटामर्स हो गए, क्योंकि देखो सभी एक ही जैसे स्ट्रक्चर में दिख रहे हैं। क्लियर है ना, यहाँ से भी तुम मेटामर देख सकते हो। ये देखो तुम्हारा आगे वाला पोर्शन दिखाया गया है प्रोटोस्टोमियम को। तो प्रोटोस्टोमियम को यहाँ पे जब तुमने मैग्नीफाई किया तो यहीं पे तुम्हें एक दिखा पेरिस्टोमियम। ये देखो इस तरह से पेरिस्टोमियम दिख रहा है तुम्हें, ये क्लियर है ना। और ये तुम्हारा माउथ का ओपनिंग है, और यही पेरिस्टोमियम तुम्हारा क्या करेगा, तो उसे बरो बनाने में हेल्प करेगा। क्लियर है ना। और यहाँ पे तुम्हें रिंग ऑफ सिटी दिख रहे हैं, ये अभी आगे बताऊंगा मैं सिटी क्या होते हैं। ओके, और भी पार्ट्स तुम्हें दिख रहे हैं, तो अभी रहने दो, अभी जितना पढ़ना था उतना ही पढ़ो। क्लाइटेलम तुम समझ गए, डार्क बैंड है, यहाँ पे ग्लैंडुलर टिश्यू है, यहाँ पे क्या है, तो ग्लैंडुलर टिश्यू है। क्लियर है, तो यहाँ तक समझ गए। और इसके नीचे वाले पोर्शन में अगर तुम देखो तो देखो होल्स दिख रहे होंगे तुम्हें छोटे छोटे। सो दीज आर एक्चुअली क्या होते हैं, तो ये तुम्हारे जेनाइटल अपर्चर होते हैं, जेनाइटल पोर्स होते हैं, जिसमें कि फीमेल जेनाइटल अपर्चर है, मेल जेनाइटल अपर्चर है, और जेनाइटल पेपली भी है। तो इन सभी चीज़ों को अभी हम समझेंगे। क्लियर है ना, तो यहाँ तक तुम समझे। चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे एक वेंट्रल डॉर्सल व्यू है, ए डॉर्सल व्यू मीन्स ऊपर के साइड से दिखाया गया है, ये तुम समझ सकते हो, अपर व्यू है। और ये तुम्हारा वेंट्रल व्यू है। क्लियर है ना, बी तुम्हारा क्या है, वेंट्रल व्यू है, तो ये तुम्हारा लोअर व्यू है। ओके, और सी तुम्हारा क्या दिखाया गया, लेटरल व्यू यानी साइड वाला व्यू दिखाया गया है। क्लियर है ना, ये तुम्हारा साइड व्यू है। क्लियर है, तो ये सिर्फ माउथ की ओपनिंग्स दिखाई गई है। ओके, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 4 pairs of spermatical aperture are situated on the ventrolateral sides of the intersegmental group, that is 5 to 9 segment। देखो यहाँ पे समझो, 4 पेयर होंगे प्रेजेंट स्पर्मेथिकल अपर्चर का, जो कि सिचुएटेड होगा वेंट्रोलैटरल, लेटरल मीन्स साइड में, और वेंट्रल मैंने अभी बताया था क्या, वेंट्रल मीन्स लोअर। क्लियर है ना, यानी लोअर साइड में, डॉर्सल मीन्स अपर साइड, वेंट्रल मीन्स लोअर साइड। तो वेंट्रल और साइड यानी साइड लोअर इसे बोल सकते हो। इसे क्या बोल सकते हो तुम, इसे बोल सकते हो साइड लोअर। क्लियर है ना, आगे बढ़े अब। ऑफ द इंटर सेगमेंटल ग्रुप, दैट इज 5 to 9 नंबर में अगर देखें, 5 to 9 सेगमेंट में देखें, देखो यहाँ पे सेगमेंट का जो नंबर है ना बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहीं से पूछा जाएगा कि कौन से सेगमेंट में क्या प्रेजेंट है क्या नहीं है। तो यहाँ पे बात करते हैं, ये हो गया तुम्हारा स्पर्मेथिकल अपर्चर कहाँ प्रेजेंट है, तो 5 to 9 सेगमेंट में। याद रखोगे स्पर्मेथिकल अपर्चर कहाँ प्रेजेंट है, तो 5 to 9 सेगमेंट में। क्लियर है ना। ए सिंगल फीमेल जेनाइटल पोर इज प्रेजेंट इन द मिड वेंट्रल लाइन ऑफ 14 सेगमेंट। याद रखना है फिर से तुम्हें, एक सिंगल फीमेल जेनाइटल पोर इज प्रेजेंट इन द मिड वेंट्रल लाइन ऑफ 14 सेगमेंट। 14 सेगमेंट में तुम्हें क्या दिखेगा, तो फीमेल जेनाइटल पोर दिखेगा। चलो मैं लिखता चलता हूँ यहाँ पे जो भी एनसीईआरटी में है। 5 to 9 की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे तुम्हें क्या दिखा, तो यहाँ पे तुम्हें दिखा स्पर्मेथिकल अपर्चर। ओके, यहाँ पे कितने हैं, तो 4 पेयर्स हैं। क्लियर है, ये 4 सेगमेंट्स में है। आगे बात करते हैं, सॉरी 5 सेगमेंट हो गया ना, 5, 6, 7, 8 और 9। ओके, तो 5 सेगमेंट में यहाँ पे तुम्हें 4 पेयर्स ऑफ स्पर्मेथिकल अपर्चर दिख रहे हैं। और अगर बात करते हैं 14th सेगमेंट की, तो 14th सेगमेंट में तुम्हें क्या है, तो सिंगल फीमेल जेनाइटल पोर। क्लियर है ना, और ये तुम्हें वेंट्रल वही लोअर साइड, वेंट्रोलैटरल, ये कहाँ है तुम्हारा वेंट्रोलैटरल साइड ऑफ द, एक मिनट मिड वेंट्रल लाइन में ना, सॉरी ये तुम्हारा मिड वेंट्रल लाइन में है बिल्कुल, क्योंकि बीच में देखो प्रेजेंट है। देखो तुम्हें दिखाता हूँ मिड वेंट्रल कैसे, देखो बीच में तुम्हें दिख रहा होगा ये फीमेल जेनाइटल अपर्चर। देखो इधर तुम, ये जो छोटा सा है
ये देखो तुम्हें सेंटर में दिख रहा होगा, और ये तुम्हें वेंट्रल व्यू दिख रहे हो, यानी कि नीचे वाला व्यू देख रहे हो। अर्थवर्म को तुम उल्टा करके देख रहे हो, क्लियर है ना, ताकि तुम्हें नीचे का पोर्शन दिखे। सो ये तुम्हारा हो गया मिड वेंट्रल लाइन, समझ रहे हो। आगे बढ़े। तो 14 सेगमेंट में मिड वेंट्रल लाइन में तुम्हारा कौन प्रेजेंट है, तो मतलब कि जेनाइटल पोर प्रेजेंट है, फीमेल जेनाइटल पोर। तो चाहो तो तुम यहाँ पे जो डायग्राम दिया गया ना यहीं पे लिख सकते हो, ये तुम्हारा क्या है, तो 14th सेगमेंट है, क्लियर है ना, 14th सेगमेंट है। ओके, आगे बढ़े। और ये नीचे की साइड में है, और वो भी मिडिल में है, और कितना है, तो सिंगल है। ये कितना है, तो सिंगल है। तो ये सारी चीज़ तुम एनसीईआरटी में ऐड कर सकते हो यहीं पे, ताकि तुम्हें पढ़ना ना पड़े, फिगर देखो याद हो जाए, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। ए पेयर ऑफ मेल जेनाइटल पोर, यहाँ पे देखो पेयर में प्रेजेंट है, मेल जेनाइटल पोर जो है वो पेयर में प्रेजेंट है, आर प्रेजेंट ऑन द वेंट्रोलैटरल साइड ऑफ द 18th सेगमेंट। तो 18th सेगमेंट के नीचे वाले पोर्शन के साइड वाले पोर्शन में देखो, दिखाता हूँ तुम्हें। यहाँ पे देखो मेल जेनाइटल पोर जो है, यहाँ पे देखो ये मेल जेनाइटल पोर तुम्हें दिख रहा होगा, तो दोनों ही साइड में प्रेजेंट है, क्लियर है ना। ये देखो ये मेल जेनाइटल पोर तुम्हारा ये वाला है, ये दोनों क्लियर है, अगर तुम्हें दिख रहा होगा तो उसके ऊपर और उसके नीचे जेनाइटल पेपली है। तो ये दोनों जो है देखो, दोनों साइड साइड में प्रेजेंट है। तो साइड वाले को हम क्या बोलते हैं, लेटरल व्यू। और यहाँ पे वेंट्रल भी है, क्योंकि नीचे की ओर देख रहे हैं, तो वेंट्रल लेटरल हो गया, यानी लेट्रोवेंट्रल हो गया, समझ रहे हो। तो ये पोजीशंस को समझना होगा तुम्हें। तो यहाँ पे क्या है, वेंट्रोलैटरल, क्लियर है ना, वेंट्रोलैटरल साइड्स ऑफ 18th सेगमेंट। तो यहाँ पे 18th सेगमेंट में क्या है तुम्हारा, तो 18th सेगमेंट में है पेयर ऑफ मेल जेनाइटल पोर। ओके, और देखो यहाँ पे ये समझना, ये तुम्हारा मिडिल में है, ओके, और ये तुम्हारा लेटरल साइड में है, और दोनों को दोनों वेंट्रल साइड में ही है। ये चीज़ तो तुम याद ही रखोगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। न्यूमरस माइन्यूट पोर्स कॉल्ड नेफ्रीडियोस्पोर्स, नेफ्रीडियोपोर्स एक्चुअली, स्पोर नहीं, नेफ्रीडियोपोर्स ओपन ऑन द सरफेस ऑफ द बॉडी। तो ढेर सारे छोटे छोटे पोर्स, यानी जो होल्स होते हैं, छेद होते हैं, है ना, वो ओपन होंगे तुम्हारे सरफेस पे इन ईच बॉडी सेगमेंट एक्सेप्ट द फर्स्ट, लास्ट एंड क्लाइटेलम। देखो हर बॉडी सेगमेंट की बात कर रहे हैं, किसे किसे छोड़ के, फर्स्ट को छोड़कर, लास्ट को छोड़कर, और तुम्हारा क्लाइटेलम को छोड़कर, क्लियर है ना। तो ये इन सभी चीज़ों को अगर छोड़ दें, फर्स्ट, लास्ट और क्लाइटेलम, जिसमें कि ग्लैंडुलर टिश्यू था जो डार्क बैंड था, याद कर, क्लियर है ना। तो इन तीनों को अगर छोड़ दें, सो देयर आर रोज ऑफ एस सेप्ड सिटी। तो यहाँ पे बेसिकली रोज दिखेंगे तुम्हें, जिसमें एस सेप्ड सिटी दिखेंगे, एम्बेडेड इन द एपिडर्मल पिट्स इन द मिडिल ऑफ इच सेगमेंट, जो कि एपिडर्मल पिट में प्रेजेंट होंगे मिडिल में हर सेगमेंट के, क्लियर है ना। सिटी कैन बी एक्सटेंडेड और रिट्रैक्टेड, देयर प्रिंसिपल रोल इज इन लोकोमोशन। तो ये क्या करता है ना, ये कॉन्ट्रैक्ट एक्सपैंड करके और ये बेसिकली अर्थवॉर्म को मूव करने में हेल्प करता है। तो देखो यहाँ पे तुम्हें ये सारे सिटी दिख रहे होंगे, क्लियर है ना। तो ये सेगमेंट्स ही हैं बेसिकली, तो तुम्हें ये सिटी दिखाया गया है यहाँ पे। और ये जो सिटी हैं, तो ये बेसिकली क्या है, तो मतलब कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन करेगा। जैसे कि ये जो पोर्शन है ना, ये फैल सकता है और सिकुड़ सकता है। तो जब फैलेगा और सिकुड़ेगा, तो उस तरीके से अर्थवर्म चलेगा वहाँ पे। तुमने कभी अगर अर्थवर्म को चलते हुए देखा होगा, तो देखो करेगा क्या, अर्थवर्म अपने बॉडी को मान लो कॉन्ट्रैक्ट करके इतना छोटा सा कर लिया, क्लियर है ना। फिर क्या करेगा, ये कुछ पोर्शन को, खास करके पीछे वाले पोर्शन को क्या करेगा, सॉइल से होल्ड कर देगा, क्लियर है ना। और आगे वाले पोर्शन में जितने भी सिटी है ना, उसे एक्सपैंड कर देगा, आगे वाले पोर्शन को क्या कर देगा, एक्सपैंड कर देगा। तो ये यहाँ से यहाँ तक फैल जाएगा, क्लियर है ना। फिर क्या करेगा, फिर से कॉन्ट्रैक्ट कर लेगा पूरे बॉडी को। इस बार क्या करेगा, आगे वाले को होल्ड कर लेगा और पीछे वाले पोर्शन को छोड़ के और इसे कॉन्ट्रैक्ट कर लेगा। तो ये पीछे वाला जो बॉडी पोर्शन है वो थोड़ा सा आगे बढ़ गया। देखो इस तरीके से, जैसे ये इतना बड़ा अर्थवर्म में कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, क्लियर है ना। ये पीछे का पोर्शन इसने होल्ड कर लिया और आगे का पोर्शन देखो एक्सपैंड करके यहाँ तक चला गया, क्लियर है ना। अब क्या किया इसने, आगे के पोर्शन को होल्ड किया और पीछे के पोर्शन को यहाँ से इसने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। तो देखो अर्थवर्म थोड़ा सा मूव कर गया ना। अब यहाँ पे फिर इसने क्या किया, पीछे के पोर्शन को होल्ड किया और आगे के पोर्शन को देखो इसने आगे बढ़ा दिया, क्लियर है। फिर इसने क्या किया,
आगे के पोर्शन को होल्ड किया और पीछे के पोर्शन को कॉन्ट्रैक्ट किया। तो इस तरीके से देख रहे हो हमारा अर्थवर्म इस पॉइंट पे था और अभी देखो इस पॉइंट पे आ गया है। तो यहाँ से यहाँ तक का इसने डिस्टेंस कवर किया ना, तो यही इसी तरह से ये लोकोमोशन में बेसिकली लोकोमोशन करता है। क्लियर है? तो इस चीज़ को समझे तो ये लोकोमोशन में हेल्प करता है सीटी। तो यहाँ पे तुम लिख सकते हो हेल्प्स इन लोकोमोशन। लोकोमोशन तो समझते होगे, जिसमें पूरा बॉडी पार्ट मूव करता है वो लोकोमोशन है। क्लियर है ना? तो ये चीज़ समझे कि फर्स्ट, लास्ट और क्लाइटेलम लीजन को अगर छोड़ दो तो पूरे में क्या है, ए रो ऑफ एस सेप्ड सीटी प्रेजेंट है। एस सेप्ड का सीटी प्रेजेंट है जो कि एपिडर्मल पीट्स में प्रेजेंट होते हैं और ये तुम्हारे मिडिल ऑफ सेगमेंट में यानी अंदर की ओर प्रेजेंट होते हैं। क्लियर है? और ये तुम्हारे एक्सटेंड कर सकता है, रिटार्ड कर सकता है और इसका मेन रोल क्या है तो लोकोमोशन में। क्लियर हुआ यहाँ? तो सिटी कहाँ कहाँ मिल जाएंगे तो पूरे ही बॉडी में मिल जाएगा, बस फर्स्ट, लास्ट और क्लाइटेलम को छोड़कर। क्लियर है? तो इसे भी यहाँ पे लिख लो, सिटी इज नॉट प्रेजेंट। यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हो तुम, नॉट प्रेजेंट इन कौन कौन सा, फर्स्ट, लास्ट एंड क्लाइटेलम। क्लियर है ना? जिसमें तुम्हारे ग्लैंडुलर टिश्यू होते थे क्लाइटेलम में। ओके, जो कि डार्क बैंड से तुम्हें पहचानने को मिलता था। यहाँ तक समझे? तो यहाँ तक समझ गए बेसिकली सिटी क्या होता है। और तुमने देखा 5 to 9 सेगमेंट में, 5 to 9 सेगमेंट में बेसिकली यहाँ पे स्पर्मेथिकल अपर्चर होता है जो कि 4 पेयर प्रेजेंट होते हैं। 14 सेगमेंट में सिंगल फीमेल जेनाइटल पोर है, सिंगल है याद रखोगे, जो कि मिडिल पोर्शन में प्रेजेंट है वेंट्रल साइड में, ये भी याद रखना है। क्लियर है? नीचे की ओर। ओके। और 18 सेगमेंट में अगर याद करना है तो यहाँ पे पेयर में प्रेजेंट है। क्लियर है ना? मेल जेनाइटल पोर प्रेजेंट है जो कि लेटरल साइड में यानी साइड वाइज प्रेजेंट है, ये साइड में प्रेजेंट है, मिडिल में नहीं प्रेजेंट है। और ये भी तुम्हारा वेंट्रल रीजन में ही प्रेजेंट है। क्लियर है? तो इतना तुम्हें याद रखना है इस पैराग्राफ से। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज एनाटमी। तो अब हम लोग डील करेंगे इसके एनाटमी से। दैट मीन्स कि अब हम लोग अर्थवॉर्म के अंदर जाने वाले हैं। क्लियर है ना? मतलब लिटरली जाएंगे तो नहीं, बस उसके अंदर के चीज़ों को यहाँ पे समझेंगे, एक एक करके देखेंगे। ओके। तो अभी तक हमने बस बाहर बाहर देख लिया कि क्या प्रेजेंट होता है। अब हम लोग अंदर से देखेंगे कि कौन से सेगमेंट्स में क्या प्रेजेंट होते हैं, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, इन सभी चीज़ों को। सो द बॉडी वॉल ऑफ अर्थवॉर्म इज कवर्ड एक्सटर्नली बाई ए थीन नॉन सेलुलर क्यूटिकल। तो ये बाहर से प्रेजेंट है। क्लियर है ना? बिलो विच, जिसके अगर अंदर बात करते हैं, इज द एपिडर्मिस। तो इसके जस्ट नीचे तुम्हारा क्या है तो एपिडर्मिस है। देन इसके बाद दो मसल लेयर है जो कि सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडनल फॉर्म में प्रेजेंट है, और एक तुम्हारा इनर मोस्ट सिलोमिक एपिथेलियम भी प्रेजेंट है। तो ये तुम्हारा बेसिकली अरेंजमेंट हो गया। अरेंजमेंट क्या हो गया तो सबसे ऊपर अगर बात करते हैं तो एक पतला सा नॉन सिलोमिक, नॉन सेलुलर, सॉरी सिलोमिक नहीं, नॉन सेलुलर बोलेंगे यहाँ पे। तो एक पतला सा नॉन सेलुलर क्यूटिकल का लेयर प्रेजेंट है। ये सबसे बाहर की बात हो गया। ओके। इसके जस्ट अगर नीचे जाते हैं तो यहाँ पे हमें एपिडर्मिस मिल जाता है। ओके। इसके जस्ट नीचे जाते हैं तो दो मसल के लेयर मिल जाते हैं, दो मसल के लेयर मिल जाते हैं। एक तुम्हारा सर्कुलर मिल जाता है, दूसरा तुम्हारा लॉन्गिट्यूडनल मिल जाता है। ओके। इसके जस्ट नीचे जाते हैं तो सबसे अंदर की ओर जाते हैं तो यहाँ पे तुम्हें मिलेगा सिलोमिक एपिथेलियम। तो इस सीक्वेंस को याद रखोगे। क्लियर है ना? ये तुम्हारा आउटर मोस्ट है और ये अगर बात करते हैं तो ये तुम्हारा इनर मोस्ट है। तो बाहर से अंदर की ओर देखते हुए हमने यहाँ पे देख लिए ये सारे लेयर्स प्रेजेंट है यहाँ पे, यानी कि कवरिंग है अर्थवॉर्म की। द एपिडर्मिस इज मेड अप ऑफ सिंगल लेयर ऑफ कॉलुमनर एपिथेलियम। यहाँ पे जो एपिडर्मिस है ये किससे बना है तो एपिडर्मिस तुम्हारा बना हुआ है कॉलुमनर एपिथेलियम से।
ये तुम्हारा किससे बना हुआ है, तो कॉलुमनर एपिथेलियम से, और वो भी सिंगल लेयर है। क्लियर है ना, ये कैसा है, तो सिंगल लेयर है। तो इस चीज़ को याद रखोगे, सिंगल लेयर्ड। ओके, और किससे बना हुआ है, तो कॉलुमनर एपिथेलियम से। तो इसे मैं हाईलाइट भी कर देता हूँ साथ ही साथ, ताकि तुम्हें याद रहे। यहाँ पे बुक में भी हाईलाइट कर लेना कि एपिडर्मिस जो है इज मेड अप ऑफ सिंगल लेयर ऑफ कॉलुमनर एपिथेलियल सेल्स विच कंटेन सिक्रेटरी ग्लैंड सेल्स, जिसमें कि तुम्हारे ग्लैंड सेल्स भी प्रेजेंट हैं। क्लियर है ना, जो कि सिक्रीशन उसका नेचर ही होता है ग्लैंड का बेसिकली, ये तो तुमने पढ़ा ही है पीछे। आगे बात करते हैं, द एलिमेंट्री कनाल इज स्ट्रेट। एलिमेंट्री कनाल यहाँ पे स्ट्रेट होगा, स्ट्रेट ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होगा एंड रन्स बिटवीन फर्स्ट टू लास्ट सेगमेंट ऑफ बॉडी। एलिमेंट्री कनाल पूरे ही बॉडी में ये दौड़ता है। क्लियर है, फ्रॉम द फर्स्ट सेगमेंट टू द लास्ट सेगमेंट, ये तुम्हारा क्या करेगा, तो पूरे बॉडी में प्रेजेंट होगा एलिमेंट्री कनाल। एलिमेंट्री कनाल तो समझ रहे हो ना, डाइजेस्टिव सिस्टम बेसिकली, जिसे कि गट भी बोलते हैं। ए टर्मिनल मॉथ, एक जो इंड पार्ट में प्रेजेंट होगा। क्लियर है ना, उसे मॉथ बोल रहे हैं। टर्मिनल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इंड पार्ट में प्रेजेंट है, दैट्स वाई टर्मिनल मॉथ। ओपन्स इनटू द बक्कल कैविटी, ये तुम्हारे बक्कल कैविटी में खुलेगा। और यहाँ पे बक्कल कैविटी कौन कौन से सेगमेंट में प्रेजेंट होगा, तो 1 to 3rd सेगमेंट में प्रेजेंट होगा। क्लियर है, तो यहाँ पे तुम्हारा बक्कल कैविटी बेसिकली 1 to 3rd सेगमेंट में है। इसी में तुम्हारा ओपन होगा कौन, तो मॉथ। क्लियर है, तो यहाँ पे चलो लिख देता हूँ मैं 1 2 3। क्या है ये, तो ये तुम्हारा है बक्कल कैविटी। तो पूछा जाएगा बक्कल कैविटी कौन कौन से सेगमेंट में प्रेजेंट है भाई, तो क्या बताओगे कि 1 to 3rd सेगमेंट में प्रेजेंट है, यानी 1 to 3 तीन सेगमेंट में प्रेजेंट है। क्लियर है यहाँ तक। यहाँ पे देखो, तुम्हें मैं अगर डायग्राम दिखाऊं तो यहाँ पे इस डायग्राम को तुम ध्यान से देखना, ये वाला जो लेटरल है। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट सेगमेंट, सेकंड सेगमेंट, थर्ड सेगमेंट, यही तो है तुम्हारा बक्कल कैविटी। क्लियर है ना, उसी में तुम्हारा देखो मौत की ओपनिंग खुली है ना, इन्हीं तीनों में बेसिकली खास करके। ओके, तो ये अंदर की है, अंदर देखो अगर तुम तो यहाँ तक जाएगा। ओके, उसी के बाहर तुम्हारा पेरिस्टोमियम है, और ये प्रोटोस्टोमियम आगे वाला रीजन है। क्लियर है ना, सो पेरिस्टोमियम है ये तुम्हारा। ओके, चलो आगे बढ़ें अब। तो यहाँ पे वैसे एक चीज़ देख लो, यहाँ पे मैंने क्या बोला था, पेरिस्टोमियम तुम्हारा डिगिंग नहीं, ये तुम्हारा प्रोटोस्टोमियम बेसिकली डिगिंग में हेल्प कर रहा था। इसे थोड़ा सा सुधार लेना, ये तुम्हारा डिगिंग में हेल्प कर रहा था ना, पीछे पढ़े थे बेसिकली। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा मिस्टेकली बोल दिया था। पेरिस्टोमियम तुम्हारा बेसिकली फर्स्ट, ये फर्स्ट सेगमेंट है, ये तुम्हारा क्या है, तो फर्स्ट सेगमेंट है। थोड़ा सा सुधार लोगे। ओके, वैसे पीछे यही बतलाया था मैंने। चलो आगे देखें अब, तो यहाँ पे देखते हैं। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, विच लीड्स इनटू मस्कुलर फेरिंग्स, जो आगे जाके मस्कुलर फेरिंग्स में जाएगा, यानी बक्कल कैविटी कहाँ जाएगा, तो बक्कल कैविटी जाएगा मस्कुलर फेरिंग्स में। ये देखो सीक्वेंस भी याद रखना है तुम्हें एलिमेंट्री कैनाल का। क्लियर है ना, ए स्मॉल नैरो ट्यूब, इसके बाद ऑइसोफेगस आएगा। क्लियर है ना, तो मस्कुलर फेरिंग्स के बाद तुम्हारा ऑइसोफेगस आएगा। क्लियर है ना, इसके बाद बात करते हैं कंटिन्यूज इनटू मस्कुलर गिजार्ड। इसके बाद बात करते हैं अगर, तो यहाँ पे आएगा फिर तुम्हारा मस्कुलर, हाँ एक मिनट, मस्कुलर गिजार्ड यहाँ पे लिखोगे, मस्कुलर गिजार्ड। ओके, जो कि यहाँ पे अलग अलग सेगमेंट्स में भी मैं वो भी लिख रहा हूँ। इट सेल्फ इन ग्रिंडिंग द सॉइल पार्टिकल। गिजार्ड का फंक्शन क्या हो जाएगा, ग्रिंडिंग। गिजार्ड का फंक्शन क्या हो जाएगा, चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ग्रिंडिंग। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा चुका है तुम्हारा, ग्रिंडिंग ऑफ सॉइल पार्टिकल। ओके, सो ये तुम्हारा सॉइल पार्टिकल के ग्रिंड करने में हेल्प करता है बेसिकली, यानी उसे एक तरह से तोड़ने में हेल्प करता है। क्लियर है ना, तो ये चीज़ हो गया। आगे बढ़ते हैं, इट हेल्प्स इन ग्रिंडिंग द सॉइल पार्टिकल एंड डिकेइंग लीव्स। ओके, इन सभी को ग्रिंड करने में हेल्प करता है, पीसने में हेल्प करता है एक तरह से। द स्टमक एक्सटेंड्स फ्रॉम 9 to 14 सेगमेंट। इसके बाद तुम्हारा क्या आ जाएगा, तो स्टमक आ जाएगा। क्लियर है ना, और इसके बाद बात करते हैं, द फूड ऑफ द अर्थवर्म इज डिकेइंग लीव्स एंड ऑर्गेनिक मैटर मिक्सड विथ सॉइल। इसे भी तुम्हें याद रखना है। क्लियर है,
तो यहाँ पे देखो मैं एक बार जल्दी से बतला देता हूँ क्या क्या याद रखना है। एक तो फूड याद रखना, अर्थवॉर्म का क्या है, डिकेइंग लीव्स एंड ऑर्गेनिक मैटर मिक्स विद सॉइल, इससे भी क्वेश्चन तुम्हारा पूछा गया ऑलरेडी। अब देखो जरा क्या इन सारे कैविटीज़ की अगर बात करते हैं कौन कौन से सेगमेंट में क्या क्या प्रेजेंट है, तो देख लेना यहाँ पे। पता नहीं इसे क्या हो गया है, काम नहीं करता है पेन से। चलो देखो बक्कल कैविटी तुम्हारा कहाँ से कहाँ हो गया, तो बक्कल कैविटी 1 to 3 सेगमेंट हो गया, क्लियर है ना। इसके बाद बात करते हैं एक फेरिंग्स में जाएगा, उसके बाद ए स्मॉल नैरो ट्यूब ऑइसोफेगस 5 to 7, ये तुम्हारा 5 to 7 सेगमेंट में आ गया, क्लियर है ना। तो फेरिंग्स ऑब्वियसली तुम्हारा 4th सेगमेंट में होगा। आगे बढ़ते हैं तो ये तुम्हारा 5 to 7 हो गया, क्लियर है ना, दिख रहा है ना सही से। तो ये तुम्हारा ऑइसोफेगस 5 to 7 हो गया। फिर तुम्हारा गिजार्ड हो गया 8 to 9 यानी 8 और 9, क्लियर है। इसके बाद स्टमक हो गया तुम्हारा 9 to 14। तो ये सेगमेंट्स तुम्हें याद रखने हैं बेसिकली कि 1 to 3 तुम्हारा बक्कल कैविटी हो गया सेगमेंट में, और उसके बाद 4th सेगमेंट में तुम्हारा मस्कुलर फेरिंग्स हो गया, देन 5 to 7 ऑइसोफेगस हो गया, यानी 5 6 7 3 सेगमेंट में। उसके बाद 8 9 यानी 2 सेगमेंट में तुम्हारा मस्कुलर गिजार्ड हो गया, देन 9 to 14 में तुम्हारे क्या हो गया, तो स्टमक हो गया, क्लियर है ना। यानी कि 6 सेगमेंट हो गया ना, 9 10 और इधर 11 12 13 14 से 6 सेगमेंट हो गए, क्लियर है। तो ये चीज़ समझे, यहाँ पे सीक्वेंस याद रखना है। इसे क्या करना है, एक्सट्रैक्ट करके इस तरीके से लिख लोगे ताकि तुम्हें बार बार पैराग्राफ ना पढ़ना पड़े, क्लियर है। तो यहाँ पे पूरा ही इंफॉर्मेशन मैंने लिख दिया है। चलो आगे बढ़े, आगे देखोगे इसके तो यहाँ पे देखते हैं, बात करते हैं ग्लैंड्स के बारे में। यहाँ पे दिया गया है तो कौन सा ग्लैंड है बेसिकली, तो कैल्सीफेरस ग्लैंड, यहाँ पे कैल्सीफेरस लिख लोगे। कैल्सीफेरस ग्लैंड्स जो कि प्रेजेंट होते हैं स्टमक वाले रीजन में, ये क्या करते हैं, तो न्यूट्रलाइज करते हैं तुम्हारे जो ह्यूमिक एसिड प्रेजेंट होते हैं ह्यूमस में, उसे ये न्यूट्रलाइज करने का काम करता है, क्लियर है ना। तो ये कहाँ प्रेजेंट है, तो स्टमक में प्रेजेंट है, ओके। सो यहाँ पे तुम क्लियरली देख सकते हो अलग अलग रीजन्स दिए गए हैं। अगर मैं इसे इसके जो बेसिकली कंपार्टमेंटेशन है अगर सबका अगर मैं लिखूँ यहाँ पे नंबरिंग, तो देखो नंबरिंग कुछ इस तरीके से होगा तुम्हारा, एक मिनट, वाइट से तुम्हें दिखेगा नहीं, हाँ चलो मैं इससे लिख देता हूँ। तो मौत तुम याद करो, तुम्हारा ये था तुम्हारा पहला से तीसरा तक, क्लियर है ना। तो यहाँ पे एक मिनट, 1 to 3 तुम्हारा क्या था, तो ये तुम्हारा बेसिकली मौत था, है ना। पता नहीं आज इसे हो क्या रहा है। सो 1 to 3 क्लियर है, जिसमें तुम्हारे बक्कल कैविटी भी प्रेजेंट थे, याद करो यहाँ पे तुम्हारे बक्कल कैविटी भी प्रेजेंट थे, और यहाँ पे तुम्हारे पेरिस्टोमियम एंड बेसिकली प्रोटोस्टोमियम, ये दोनों चीज़ प्रेजेंट था तुम्हारा, क्लियर है ना। तो ये स्ट्रक्चर हो गया। फेरिंग्स तुम्हारा देख लो 4th सेगमेंट में है। ऑइसोफेगस तुम्हारा 5 to 7 है, क्लियर है। और गिजार्ड तुम्हारा 8 और 9 है, क्लियर है, 8 और 9। इसके बाद स्टमक तुम्हारा 10 to 14 है, और इसके बाद फिर बाकी के तुम्हारे इंटेस्टाइन हो जाते हैं 15 से, क्लियर है ना। 15 ऑनवर्ड्स अगर देखें, 15 ऑनवर्ड्स तो ये क्या हो जाते हैं तुम्हारे, इंटेस्टाइन हो जाते हैं, क्लियर है ना। तो ये तुम्हारा इंटेस्टाइन हो जाता है। फिर इंटेस्टाइन के अलग अलग रीजन्स है जिसे यहाँ पे समझाया गया, तो उसे आगे देखेंगे हम, क्लियर है। तो इतना समझ में आया होगा, ओके। यहाँ पे देखो एक चीज़ समझोगे बेसिकली, शुरू का अगर तुम 3 पोर्शन देखो, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, क्लियर है ना। तो ये 3 तुम्हें मौत बेसिकली मौत वाला रीजन दिख रहा है। इसके बाद तुम देखो 4th वाला तुम्हारा दिख रहा है, ये तुम्हारा फेरिंग्स है। इसके बाद तुम्हारा ये 5 हो गया, 6 हो गया, ये 7th हो गया, क्लियर है ना। ये सारे पोर्शन बेसिकली तुम्हारे क्या हो गए, तो आइसोफेगस वाले हो गए हैं, क्लियर है ना। ये यहाँ तक 7th तक बेसिकली है ना, यहाँ तक, ओके। इसके बाद तुम्हारा गिजार्ड हो जाता है तुम्हारा 8 और 9 में, ये देखो 8 पोर्शन और ये तुम्हारा 9 पोर्शन, ये दोनों ही पोर्शन में तुम्हारे इधर गिजार्ड आ जाते हैं, ओके। इसके बाद फिर तुम्हारा 10 to 14 यहाँ पे अगर बात करते हैं तो 10 11 12 13 और 14 इसमें तुम्हारे आ जाते हैं स्टमक, और उसके बाद तुम्हारे फिर इंटेस्टाइन आते हैं। इंटेस्टाइन में अगर तुम ध्यान से देख रहे होगे तो इंटेस्टाइन देखो यहाँ से तुम्हारा लगभग शुरू हुआ है 15 से, ये देखो, क्लियर है ना। और यहाँ तुम अगर ध्यान से देख रहे होगे तो तुम्हें एक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, यहाँ तक देखो ये पतला सा है, ये देखो फिर यहाँ से
थोड़ा सा मोटा हो गया, समझ रहे हो। अब यहाँ पे ये मोटा हुआ क्यों, उस चीज़ को समझना है, उसी को बेसिकली हम ट्रिफ्लोसोल बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, तो टिफ्लोसोल बोलते हैं। ये क्या करता है, सरफेस एरिया को बढ़ाता है। लाइनिंग देख रहे हो बढ़ गई है, दैट मीन्स सरफेस एरिया बढ़ गई है। उसी को देखो यहाँ पे ओपन करके दिखाया गया है। ये जो पोर्शन है ना, बेसिकली इसी पोर्शन को ओपन करके इधर साइड में दिखाया गया है। इसमें तुम्हें ये देखो हेयर लाइक प्रोजेक्शंस भी दिख रहा है। तो ये सरफेस एरिया को बढ़ा रहा है, क्लियर है ना। और जब सरफेस एरिया को बढ़ाएगा तो यहाँ पे एब्जॉर्प्शन ज़्यादा से ज़्यादा हो सकेगा, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे इंटेस्टाइन स्टार्ट्स फ्रॉम द 15th सेगमेंट, 15th सेगमेंट से तुम्हारा इंटेस्टाइन स्टार्ट हो जाएगा और लास्ट तक जाएगा, onwards and continues till the last segment. Okay, a pair of short and conical intestinal cicae project from the intestine on the 26th segment. अब देखो यहाँ पे तुम अगर ध्यान से देखो तो 26 सेगमेंट, इधर कहीं 26 सेगमेंट है। ओके, तो 26 सेगमेंट से ही ये इस तरह से प्रोजेक्शन निकल रहा है, क्लियर है ना। सो ये तुम्हें 26 सेगमेंट से एक प्रोजेक्शन निकलेगा, दैट विल बी इंटेस्टाइनल शिकी एक्चुअली। ओके, आगे बढ़ते हैं। द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द इंटेस्टाइन आफ्टर 26 सेगमेंट, 26 सेगमेंट की अगर बात करते हैं हम, क्लियर है ना, एक्सेप्ट द लास्ट 23rd to 25, इसे छोड़कर बेसिकली 23rd to 25 को छोड़ के, यानी 26 से ही बेसिकली, क्लियर है ना। तो यहाँ पे क्या होंगे, इसके बाद जो भी होंगे यहाँ पे तुम्हें ट्रिफ्लोसोल देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे देखो, सेगमेंट एक्सेप्ट द लास्ट 23rd to 25 सेगमेंट इज द प्रेजेंस ऑफ इंटेस्टाइनल मीडियन फोल्ड ऑफ डॉर्सल वॉल कॉल्ड ट्रिफ्लोसोल। तो यहाँ पे तुम्हें ट्रिफ्लोसोल देखने को मिलेगा। तो यहाँ देखो तुम्हें 15 से ही, और इधर तुम चले जाओ 26, क्लियर है ना। तो इधर भी, लेकिन बीच में तुम्हें छोड़ किसको देना है, 23, 24, 25 को। तो यहाँ पे देखो तुम्हें ये 23 को इग्नोर करना है, 24 और 25 को, इनको इग्नोर करके चलो, क्लियर है ना। तो बाकी के जो तुम्हारे रीजन्स होते हैं, क्लियर है ना, तो उसमें तुम्हारे प्रेजेंट होते हैं टिफ्लोसोल। इसके पहले 15 तक जाएगा ये, क्योंकि 15 से तुम्हारा इंटेस्टाइन शुरू होता है, याद करो। यहाँ देखो 15 से तुम्हारा इंटेस्टाइन शुरू हो रहा है, तो 15 से लेके लास्ट तक, क्लियर है ना, सभी में प्रेजेंट होगा तुम्हें टिफ्लोसोल। यानी कि सरफेस एरिया बढ़ाएगा और वहाँ पे एब्जॉर्प्शन होगा ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन बीच में 23, 24, 25 में तुम्हें ये देखने को नहीं मिलेगा, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। दिस इंक्रीजेज द इफेक्टिव एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन इन द इंटेस्टाइन, बिल्कुल समझ गए। जो एब्जॉर्प्शन करने का जो सरफेस एरिया है उसे ये बढ़ा रहा है। द एलिमेंट्री कैनाल ओपन्स टू द एक्सटीरियर बाय ए स्मॉल राउंड अपर्चर कॉल्ड एनस, और ये फाइनली एक छोटे से अपर्चर से खुलेगा, दैट विल बी कॉल्ड एनस एक्चुअली, जिससे कि इजेशन होगा तुम्हारा। आगे बात करते हैं। द इंजेस्टेड ऑर्गेनिक सॉइल, रिच सॉइल पासिस थ्रू द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से पास करेगा, वे डाइजेस्टिव एंजाइम ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स फूड इनटू अ स्मॉलर एब्जॉर्बेबल यूनिट। ये तो तुम्हारा डाइजेशन का डिफिनीशन है, क्योंकि डाइजेशन का मतलब होता है कॉम्प्लेक्स फॉर्म को सिंपलर और सॉल्युबल फॉर्म में बदलना, क्लियर है ना, ताकि उसका एब्जॉर्प्शन हो सके ज़्यादा से ज़्यादा, है ना। तो इसी को बोलते हैं डाइजेशन विद द हेल्प ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम, इट टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम। ओके, दीज सिंपलर मॉलिक्यूल्स आर एब्जॉर्ब, इसे फिर एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, किसके द्वारा, तो इंटेस्टाइनल मेम्ब्रेन के द्वारा, और फिर उसका यूटिलाइजेशन होगा। और ये एब्जॉर्प्शन ज़्यादा से ज़्यादा हो उसके लिए इंटेस्टाइनल मेम्ब्रेन में क्या है, तो ट्रिफ्लोसोल है, क्लियर है। लगभग पूरे ही इंटेस्टाइनल मेम्ब्रेन में, बस कुछ सेगमेंट को छोड़ के, जैसे 23, 24, 25 सेगमेंट को अगर तुम छोड़ दो, क्लियर है ना, तो यहाँ पे तुम्हें लगभग सारे ही सेगमेंट में तुम्हें क्या दिखेंगे, तो टिफ्लोसोल दिखेंगे, क्लियर है ना। आफ्टर 26, तो 26 को भी बेसिकली छोड़ के ही चलना, क्लियर है ना। आगे बढ़ते हैं। और उससे पहले तुम 15 तक जा सकते हो, क्योंकि 15 से तुम्हारा शुरू हुआ था इंटेस्टाइन, यहाँ तक क्लियर है तुम्हारा। तो यहाँ से देख रहोगे तुम, यहाँ से जो पोर्शन पतला सा आया था वो इधर देख रहे हो मोटा सा हो गया है, क्लियर है ना। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखो तुम्हें लिम्फ ग्लैंड भी दिख रहे होंगे 2 पेयर में, क्लियर है ना। और उसके वर्टिफ्लोसोलर पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन दिख रहा है। इसके बाद अगर बात करते हैं तो इंटेस्टाइनल ल्यूमेन, बीच वाला जो ल्यूमेन दिख रहा है, बेसिकली बीच वाला जो रास्ता है दैट इज द ल्यूमेन। और बाकी तो टिफ्लोसोल ये साइड से उसी को खोल के दिखाया गया है बेसिकली टिफ्लोसोल को, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। इसके बाद देखना, यहाँ पे हमने जो देखा वो बेसिकली क्या था, तो यहाँ पे तुम्हारा डाइजेस्टिव सिस्टम चल रहा था, क्लियर है ना। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम। यहाँ पे क्या देखेंगे, तो
सर्कुलेटरी सिस्टम देखेंगे। क्लियर है। अब देखना यहाँ पे फेरिथीमा एग्जिबिट्स ए क्लोज्ड टाइप ऑफ ब्लड वैस्कुलर सिस्टम। क्लोज टाइप मतलब क्या होगा, तो यहाँ पे याद रखना है ब्लड जो होगा ये फ्लो करेगा, फ्लोज इन ट्यूब्स एक्चुअली, अगर मैं सिंपल सा लिखूँ तो ओके, तो किसी ट्यूब में फ्लो करेगा ये ओके। तो यहाँ पे कंसिस्टिंग ऑफ क्या क्या होगा, ब्लड वेसल्स होंगे जिसमें कि तुम्हारे आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज होंगे बेसिकली ओके। सो यहाँ पे कैपिलरीज दिए गए हैं और साथ साथ हार्ट होगा। क्लियर है। और जब क्लोज सर्कुलेशन है इसकी वजह से क्या होगा, तो ब्लड कन्फाइंड रहेगा हार्ट और ब्लड वेसल्स तक। क्लियर है ना। ये टिश्यू तक ब्लड को जाने की ज़रूरत नहीं है। टिश्यू में ब्लड जो लेके आएगा ना बेसिकली कंपोनेंट्स, जो भी ब्लड जैसे न्यूट्रिएंट्स वगैरह या वेस्ट मटेरियल, तो उनको वो एक्सचेंज करवा देगा टिश्यू के पास, लेकिन टिश्यू के पास ब्लड को जाने की ज़रूरत फिलहाल नहीं है। क्लियर है ना, क्योंकि हमारा यहाँ पे क्या है, तो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है। ओपन वाले में याद करो तुम्हारा क्या होता है, तो ओपन वाले में तुम्हारा मतलब कि टिश्यू एकदम से ब्लड में ही बाथ होता है। यहाँ पे एक चीज़ तुम चाहो तो याद रख सकते हो, ये देखो तुम पढ़ क्या रहे हो, यहाँ पे तुम पढ़ रहे हो अर्थवर्म। क्लियर है ना, यहाँ पे तुम क्या पढ़ रहे हो, अर्थवर्म पढ़ रहे हो। और अर्थवर्म अगर तुम्हें याद होगा तो ये एनालिडा में पढ़ना होता है। क्लियर है ना। और एनालिडा में अगर तुम देख रहे हो तो यहाँ देखो तुम्हें क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम मिल रहा है। क्लियर है। और इसके बाद जो तुम पढ़ते हो दैट इज अर्थ्रोपोडा। याद आ रहा है तुम्हें, अर्थ्रोपोडा जिसमें कि इंसेक्ट्स के बारे में पढ़ते हो। तो अर्थ्रोपोडा में तुम्हें अर्थ्रोपोडा में तुम्हें क्या मिल जाता है, तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम मिल जाता है। क्लियर है ना। तो यहाँ पे एक चीज़ समझो, जैसे अगर इवोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो लेस इवॉल्व तो होगा वही जो तुम्हें पहले आया है, दैट इज एनालिडा, उसके बाद अर्थ्रोपोडा, मोर इवॉल्व। लेकिन अगर सर्कुलेटरी सिस्टम के आधार पे देखें तो यहाँ पे ज़्यादा इवोल्यूशन हुआ है सर्कुलेटरी सिस्टम का। क्लियर है ना, क्योंकि यहाँ क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है। देखो हम लोग में भी क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है ना, हमारे अंदर भी आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज और हार्ट होते हैं, तो उसके अंदर ब्लड फ्लो करता है। टिश्यू का उससे लेना देना नहीं है, टिश्यू में बस एक्सचेंज हो जाता है चीज़ों का। तो इस चीज़ को तुम याद रखोगे, यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा है। आगे बात करते हैं, कॉन्ट्रैक्शंस अगर जो होंगे ये क्या करेगा, तो कीप द ब्लड सर्कुलेटिंग इन वन डायरेक्शन, तो एक सिंगल डायरेक्शन में ब्लड को सर्कुलेट करवाता रहेगा। अ स्मॉलर ब्लड वेसल सप्लाई द ब्लड, यहाँ पे ब्लड छूट गया है, सप्लाई द ब्लड टू किसे किसे देगा, गट को देगा, नर्व, गट मीन्स एलिमेंट्री कनाल बेसिकली, नर्व कॉर्ड को देगा, और साथ साथ पूरे जो बॉडी वॉल्स होंगे उन्हें भी ये ब्लड सप्लाई कर देगा। क्लियर है। अब यहाँ पे एक चीज़ स्पेशल है, वो स्पेशल क्या है, तो इसे मैं हाईलाइट कर देता हूँ। फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ सेगमेंट में, कौन कौन से सेगमेंट में, तो फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ सेगमेंट में यहाँ पे क्या बनेगा, तो यहाँ पे तुम्हें ब्लड ग्लैंड्स देखने को मिलेगा जो कि प्रोड्यूस करेगा तुम्हारा ब्लड सेल्स और साथ साथ हेमोग्लोबिन। क्लियर है ना, जो कि ब्लड प्लाज्मा में डिसॉल्व होगा। और ये ब्लड सेल्स फैगोसाइटिक नेचर के होंगे, जैसे हमारे बॉडी में भी कुछ कुछ ब्लड सेल्स फैगोसाइटिक नेचर के होते हैं ओके। सो यहाँ पे भी तुम्हारे ब्लड सेल्स क्या होंगे, तो फैगोसाइटिक। फैगोसाइटिक तो समझते हो, जो फॉरेन मटेरियल को इनगल्फ कर ले, उसे किल कर दे, खा जाए, है ना। सो दैट इज फैगोसाइटिक नेचर। अर्थवर्म लैक्स स्पेशलाइज्ड ब्रीदिंग डिवाइस, यहाँ पे कोई ब्रीदिंग डिवाइस या ब्रीदिंग ऑर्गन बेसिकली बोलना चाह रहे हैं यहाँ पे, तो कोई स्पेशलाइज्ड ब्रीदिंग ऑर्गन नहीं होगा। यहाँ पे देखो तुम्हारा रेस्पिरेटरी सिस्टम अगर देखा जाए तो ओके। सो रेस्पिरेटरी एक्सचेंज अकर्स थ्रू मॉइस्ट बॉडी सरफेस। रेस्पिरेटरी एक्सचेंज जो होगा वो कहाँ से होगा, तो मॉइस्ट बॉडी सरफेस के थ्रू हो जाएगा यहाँ पे। क्लियर है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर तुम देख रहे होगे तो तुम्हें वेसल्स दिख रहे होंगे, जैसे कि डॉर्सल वेसल्स। क्लियर है, डॉर्सल मीन्स अपर साइड वाले। तो उसी तरह से तुम्हें वेंट्रल भी दिख जाएंगे, देखो वेंट्रल वेसल्स भी दिख रहे हैं नीचे वाला। क्लियर है ना, ये देखो तुम्हारा वेंट्रल वेसल, ये वाला ऊपर का तुम्हारा डॉर्सल हो गया ओके। इसके बाद देखो यहाँ पे लेटरल मीन्स जो साइड में प्रेजेंट होते हैं, साइड वाइज। क्लियर है ना, लेटरल मीन्स जो साइड में प्रेजेंट होते हैं। ऑइसोफिजियल वेसल, यानी ये ऑइसोफेगस के पास है, सो इसलिए ऑइसोफिजियल वेसल बोल रहे हैं इसे। अब यहाँ पे देखो लेटरल हार्ट्स भी प्रेजेंट है, साइड में, साइड वाले रीजन में हार्ट्स प्रेजेंट है। यहाँ देखो लेटरल ऑइसोफेजियल हार्ट प्रेजेंट है यहाँ पे। क्लियर है ना, अलग अलग रीजन में यहाँ पे तुम्हें हार्ट देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे देखो तुम्हारा 14, 15 और 16 को अगर तुम देख रहे होगे ध्यान से, तो यहाँ देखो ऊपर में एक अलग से, यहाँ पे तुम्हें एक अलग से लेयर दिखाया गया है। ये किसे दिखाया गया है जरा याद करके बताना, तो ये तुम्हारा क्लाइटेलम है।
क्लियर है, ये तुम्हारा क्या है तो क्लाइटेलम है। ओके, सो यहाँ 14, 15 और 16 में तुम्हारा क्लाइटेलम दिखता है। ओके, यहीं पे एक चीज़ याद करना, जब हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे ना वहाँ पे इसका रोल आएगा। बेसिकली इसे प्रोटेक्शन देने की आखिर ज़रूरत क्यों पड़ती है ना क्लाइटेलम को, देखो क्लाइटेलम में एक तरह से प्रोटेक्शन ही है, ग्लैंड्स हैं बेसिकली, है ना। तो यहाँ पे प्रोटेक्शन की ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि इसके अंदर कुकून्स बनते हैं जिसके अंदर की रिप्रोडक्शन के सारे जो कंपोनेंट्स होते हैं, सारे जो प्रोसेस होते हैं वो पूरे होते हैं यहाँ पे। ओके, सो दैट्स वाई यहाँ पे प्रोटेक्शन दिया हुआ रहता है, एक एक्स्ट्रा लेयर होता है। क्लियर है यहाँ तक? तो यहाँ पे फिर तुम्हारा कमिस्ट्रल वेसल और सब न्यूरल वेसल्स प्रेजेंट है। क्लियर है यहाँ तक? तो ये डिफरेंट टाइप के वेसल्स तुम्हें दिखाए गए हैं, हार्ट डिफरेंट टाइप्स के दिखाए गए हैं। ओके, चलो आगे देखते हैं। अब यहाँ पे चलते हैं हम एक्सक्रीटरी सिस्टम में। कहाँ चलते हैं यहाँ पे तो एक्सक्रीटरी सिस्टम में। क्लियर है? तो एक्सक्रीटरी सिस्टम जो होगा बेसिकली अर्थवर्म में, वो किसके थ्रू होगा तो नेफ्रीडिया के थ्रू होगा। और यहाँ पे याद रखने वाली बात ये है कि नेफ्रीडिया यहाँ पे 3 तरह का होगा। नेफ्रीडिया का देखो सिंगुलर में नेफ्रीडियम बोलते हैं हम, और नेफ्रीडिया यहाँ पे 3 तरह के मतलब होते हैं। ये हाईली क्वाइल्ड होता है बेसिकली। क्लियर है ना? देखो ये कैसे हैं तो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स आकर सेगमेंटली अरेंज्ड क्वाइल्ड ट्यूब्यूल्स, क्वाइल्ड ट्यूब्यूल्स के फॉर्म में प्रेजेंट होता है बेसिकली। ये फनल शेप्ड होता है, जैसे इस तरह से ये फनल हो गया, इसके बाद ये ट्यूब हो गया। क्लियर है ना? फिर यही ट्यूब बेसिकली बाहर की ओर खुलता है। ओके, सो ये जो एक्स्ट्रा सिलोमिक फ्लूइड होता है उसे वो इनटेक करके और बाहर की ओर खुलता है, और फिर बेसिकली एक्सक्रीशन होता है, यानी वेस्ट मटेरियल का रिमूवल होता है। अभी मैं दिखाता हूँ यहाँ पे। दे आर ऑफ 3 टाइप्स, ये बेसिकली तुम्हारे 3 टाइप के प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट इज सेप्टल नेफ्रीडिया, सेकंड इज इंटेगुमेंट्री नेफ्रीडिया, एंड द थर्ड वन इज फेरेंजियल नेफ्रीडिया। अब देखो इन तीनों वर्ड को समझो। देखो सबसे पहले तो तुम सेप्टा समझना। क्लियर है ना? तो सेप्टा देखो तुम पहले अर्थवर्म को समझो। यहाँ से देखो यही वाला, यहाँ वाला डायग्राम देखो, ज़्यादा क्लियर होगा। तो जैसे देखो ये तुम्हारा है, मान के चलो यहाँ से यहाँ तक तुम्हारा 20वां सेगमेंट है, और फिर यहाँ से यहाँ तक तुम्हारा 21वां सेगमेंट है। ओके, फिर यहाँ से यहाँ तक तुम्हारा 22वां सेगमेंट है। तो अलग अलग सेगमेंट है। तो यहाँ पे देखो 2 सेगमेंट को जो सेपरेट करने वाला जो लाइन है ना, मैं सिर्फ लाइन की बात कर रहा हूँ, मैं सिर्फ ये लाइन की बात कर रहा हूँ। देखो सेगमेंट तो तुम्हारा पूरा हो जाएगा ना ये। क्लियर है? जैसे यहाँ पे ये पूरा 20वां सेगमेंट हो गया, ये पूरा 21वां सेगमेंट हो गया, ये पूरा 22वां सेगमेंट हो गया, है ना। लेकिन ये जो लाइन है जो कि 20वें और 19वें और 20वें सेगमेंट को सेपरेट कर रहा है, यानी इस वाले सेगमेंट को और इस वाले सेगमेंट को, ये तुम्हारा 19वां सेगमेंट था, ये तुम्हारा 20वां सेगमेंट था, इसे जो सेपरेट कर रहा है ये लाइन बीच में, इसी को हम सेप्टा बोलते हैं। तो अगर सेप्टा पे प्रेजेंट हो ना बेसिकली तो उसे सेप्टल नेफ्रीडिया बोलेंगे। अगर नेफ्रीडिया सेप्टा पे प्रेजेंट हो तो सेप्टल नेफ्रीडिया बोलेंगे। देखो यहाँ पे गौर से देखना, ये देखो तुम्हारा सेप्टा है। क्लियर है ना? जो कि इस वाले मतलब इस वाले सेगमेंट और इस वाले सेगमेंट को सेपरेट कर रहा है, और इसी पे देखो तुम्हारा ये इस तरह से नेफ्रीडिया प्रेजेंट है। इधर भी देख लो। क्लियर है ना? तो ये तुम्हारा क्या हो गया, सेप्टल नेफ्रीडिया हो गया। क्लियर है? सेप्टल नेफ्रीडिया तुम्हें कहाँ से देखने को मिलेगा तो ये तुम्हें देखने को मिल जाएगा 15 टू द लास्ट। ओके, और ये कहाँ जाके खुलेगा तो इंटेस्टाइन में जाके खुलेगा, दैट ओपन्स इनटू इंटेस्टाइन। तो यहाँ 15 से लेके लास्ट तक रहेगा, और ये तुम्हारा इंटेस्टाइन में ओपन होगा। यानी इंटेस्टाइन जो अंदर वाला जो पार्ट था ना बेसिकली, यहाँ से ये जो तुम्हारा अंदर अंदर ही जा रहा था, जिसके अंदर तुम्हारे बेसिकली अलग अलग पोर्शंस थे। ओके, सो उसी में जाके ओपन हो जाएगा। यहाँ तक समझे? इसके बाद देखो तो सेप्टल नेफ्रीडिया समझ में आ गया। अब देखो इंटेगुमेंट्री का मतलब समझो। सेप्टा तो समझ गया ना, सेप्टा मीन्स लाइन सेपरेटिंग टू सेगमेंट्स, यहाँ पे बोल सकते हो ना, 2 सेगमेंट्स को सेपरेट करने वाला। क्लियर है? तो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखो इंटेगुमेंट्री समझना। इंटेगुमेंट का मतलब सीधा सा होता है स्किन तुम्हारा। क्लियर है ना? इंटेगुमेंट्री सिस्टम, तो वहाँ स्किन ही तो समझते हो ना, तो ये तुम्हारा स्किन होता है। तो स्किन मीन समझ रहे हो, बाहर का स्किन। तो यहाँ पे अगर तुम देखो इंटेगुमेंट्री नेफ्रीडिया, तो ये पूरे स्किन में ही इस तरह से प्रेजेंट है, अंदर की ओर है। क्लियर है ना? इस तरह से वो ऐसे है। ओके, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे तुम्हारा इस तरह से था ना, और वहाँ पे सिर्फ पॉइंटेड दिख रहे हैं, दैट मीन्स वो अंदर की ओर है। क्लियर है ना? इस तरह से अरेंजमेंट है, समझने की कोशिश करना इसे। तो ये तुम्हारा इंटेगुमेंट्री नेफ्रीडिया है विच इज अटैच टू द लाइनिंग ऑफ बॉडी वॉल। यहाँ पे बॉडी वॉल यानी स्किन,
वही बॉडी वॉल यहाँ पे, क्लियर है ना, इसी को बॉडी वॉल भी बोल सकते हो तुम। ओके, आगे बात करते हैं वॉल ऑफ सेगमेंट 3 टू द लास्ट, ये कहाँ से कहाँ प्रेजेंट होगा, तो 3 यानी थर्ड सेगमेंट से लास्ट सेगमेंट तक तुम्हारा प्रेजेंट होगा, क्लियर है ना, इधर देखो इधर से ही प्रेजेंट है तुम्हारे, लास्ट सेगमेंट तक प्रेजेंट होगा पूरे में। ओके, आगे बात करते हैं, और ये ओपन कहाँ होगा, ओपन ऑन द बॉडी सरफेस, ये बॉडी सरफेस पे, यानी देख रहे हो बाहर की ओर खुल रहा है, ध्यान से देखो ये बाहर की ओर खुल रहा है इस तरह से, है ना, तो बाहर की ओर जो भी एक्सक्रीशन करना होगा बॉडी सरफेस से ये कर देगा। और ये सेप्टल नेफ्रीडिया कहाँ जाके खुलेगा, तो ये तुम्हारा खुलेगा इंटेस्टाइन में, तो ये तुम्हारा इंटेस्टाइन के थ्रू फिर जो भी एक्सक्रीशन करना होगा वो करेगा, क्लियर है ना। आगे बढ़ते हैं, फेरिंजियल नेफ्रीडिया, तो देखो नाम से ही पता चल रहा है फेरिंजियल यानी कि ये फेरिंग्स यहाँ पे पढ़े थे ना, फेरिंजियल बॉडी बेसिकली, देखो यहाँ पे दिखना ये फेरिंग्स दिख रहा है, सो इसी की बात हो रही है। फेरिंग्स तुम्हारा याद करो फोर्थ सेगमेंट में था, तो यहाँ पे फोर्थ सेगमेंट से ही शुरू होगा तुम्हारा, तो फेरिंजियल नेफ्रीडिया तुम्हारा पेयर में प्रेजेंट होगा, क्लियर है ना, इन फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स सेगमेंट। तो देखो फोर्थ सेगमेंट में एक पेयर ये देखो इस तरह से दिख रहा है, फिफ्थ सेगमेंट में ये दूसरा पेयर, और सिक्स सेगमेंट में ये तीसरा पेयर, क्लियर है ना। सो दीज आर एक्चुअली टाइप्स ऑफ फेरेंजियल नेफ्रीडिया। और अगर तुम्हें ध्यान से याद हो तो ये फोर्थ फिफ्थ और सिक्स्थ सेगमेंट में ही तुम्हारा था क्या था, ब्लड ग्लैंड, क्या था यहाँ पे तुम्हारा, तो ब्लड ग्लैंड थे, देखो यहाँ पे लिखा भी गया बेसिकली, ये देखो ब्लड ग्लैंड है ना। सो ये भी तुम्हारा फोर्थ फिफ्थ और सिक्स सेगमेंट में ही है जहाँ पे कि तुम्हें फेरिंजियल नेफ्रीडिया देखने को मिलता है, क्लियर है। और ये तुम्हारा फोर्थ सेगमेंट में फेरिंग्स भी देखने को मिल जाता है, क्लियर है ना। उसके आगे फिर बक्कल कैविटी, मॉट्स, और यहाँ पे डक्ट्स ऑफ फेरिंजियल नेफ्रीडिया। ओके, आगे बढ़ते हैं, ये देखो डक्ट, ये तो समझ ही रहोगे ना, ये फेरिंजियल नेफ्रीडिया से ही ये डक्ट निकल रहे हैं। ओके, ये ओके क्लियर है। आगे बढ़ते हैं अब यहाँ पे फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स सेगमेंट, दीज डिफरेंट टाइप ऑफ नेफ्रीडिया आर बेसिकली सिमिलर इन स्ट्रक्चर, तो सभी के सभी लगभग सिमिलर होते हैं स्ट्रक्चर में। और ये करेगा क्या, तो देखो एक्सक्रीटरी यूनिट है ना, तो यानी ऑस्मो रेगुलेशन में भी हेल्प करेगा। अब यहाँ पे समझना एक वर्ड, ऑस्मो रेगुलेशन होता क्या है, ऑस्मो रेगुलेशन, तो ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब होता है कि जैसे वाटर हो गया है, क्लियर है ना, प्लस डिफरेंट टाइप के आयंस हो गए, जो भी मिनरल्स हो गए, ओके, इन सभी के बैलेंस को बना के रखना है यहाँ पे, क्लियर है ना, बॉडी में। सो दैट इज कॉल्ड ऑस्मो रेगुलेशन। तो यहाँ पे ये ऑस्मो रेगुलेशन का काम करता है। नेफ्रीडिया रेगुलेट द वॉल्यूम, एक तो वॉल्यूम रेगुलेट करेगा कि कितना वॉल्यूम में वो प्रोड्यूस करना है, और साथ ही साथ कंपोजिशन रेगुलेट कर रहा है, दैट मीन्स ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प कर रहा है। इस बात को समझो तुम, कंपोजिशन ऑफ बॉडी फ्लूइड। ओके, एंड नेफ्रीडियम स्टार्ट्स आउट एज ए फनल, देखो यही बात कर रहे थे यहाँ पे, फनल की तरह देखो बेसिकली खुलेगा, दैट कलेक्ट्स एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम सिलोमिक चैम्बर, सिलोमिक चैम्बर से ये फ्लूइड कलेक्ट करेगा इस तरह से, और ये इस तरह से ट्यूब में जाके खुल जाएगा, दैट कनेक्ट्स विथ ट्यूबुलर पार्ट to the nephridium which deliver the waste through a pore to the surface of body wall into the digestive tube, और ये फिर बॉडी वॉल से होते हुए डाइजेस्टिव ट्यूब में अपने जो भी वो बेसिकली वेस्ट मटेरियल होगा उसे डिलीवर कर देगा, क्लियर है ना। सो दिस वाज अबाउट द एक्सक्रीटरी सिस्टम इन अर्थवॉर्म। आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ पे एक और सिस्टम है हमारा, दैट इज नर्वस सिस्टम। अब यहाँ पे नर्वस सिस्टम समझते हैं, बिल्कुल सिंपल सा है, यहाँ पे ज़्यादा कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं है। इज बेसिकली रिप्रेजेंटेड बाय गैंग्लिया, यहाँ पे ग्रुप ऑफ बेसिकली न्यूरॉन गैंग्लिया से रिप्रेजेंट किया जाता है, विच आर अरेंज्ड सेगमेंट वाइज, जो सेगमेंट वाइज अरेंज्ड होगा ऑन द वेंट्रल, मीन्स की वेंट्रल मीन्स लोअर साइड, क्लियर है ना, वेंट्रल पेयर्ड नर्व कॉर्ड, यहाँ पे पेयर्ड नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होते हैं, क्लियर है ना। देखो अगर तुम बात करते हो क्या बोल रहे हैं उसे, वर्टिब्रेट्स की, क्लियर है ना, तो वहाँ पे तुम्हें क्या देखने को मिलता है, सिंगल नर्व कॉर्ड देखने को मिलता है, क्लियर है ना। याद रखना अगर तुम वर्टिब्रेट्स की बात करते हो तो यहाँ पे तुम्हें सिंगल नर्व कॉर्ड देखने को मिलता है, क्लियर है ना, सिंगल नर्व कॉर्ड। लेकिन यहाँ पे तुम्हारा क्या है, पेयर्ड है, तो यहाँ पे इस तरह से जैसे ये और ये ऐसे दो नर्व कॉर्ड बेसिकली रन करेगा, क्लियर है ना, बॉडी में। ओके, द नर्व कॉर्ड इन द एंटीरियर रीजन थर्ड एंड फोर्थ सेगमेंट बाईफर्केट, यहाँ पे क्या होगा, ये बाईफर्केट मीन्स एक तरह से बेसिकली इस तरह से डिवाइड हो जाएगा, ऐसा है ना।
और ये साइड वाइज जाके फेरिंग्स को इंसर्कल कर लेगा इस तरह से, और फिर वहीं पे तुम्हारे सेरिब्रल गैंग्लिया वहीं पे ज्वाइन करेंगे और ज्वाइन करके एक पूरा रिंग लाइक स्ट्रक्चर बना देगा इस तरह से। ओके, जैसे ये तुम्हारा इस तरह से नर्व कॉर्ड जा रहा है, वो बीच में बाइफरकेट किया तीसरे और चौथे सेगमेंट में, और चौथे सेगमेंट में तुम याद करो तुम्हारा फेरिंग्स था, चौथे सेगमेंट में क्या था तुम्हारा फेरिंग्स था, तो फेरिंग्स को इस तरह से उसने सर्कल कर लिया, और वहीं पे तुम्हारा सेरिब्रल गैंग्लिया भी प्रेजेंट है, तो वो पूरा मिलकर एक रिंग बना लिया। क्लियर है? तो ये तुम्हारा यहाँ पे दिया गया है, द सेरिब्रल गैंग्लिया along with other nerves in the ring इंटीग्रेट सेंसरी इनपुट। अब यही सब मिलके बेसिकली क्या करेगा यहाँ पे, तो सेंसरी इनपुट प्रोवाइड करेगा एज वेल एज कमांड मस्कुलर रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी, और यही उसे मूवमेंट में भी हेल्प करेगा, यानी कि उसे चलने में भी हेल्प करेगा। सेंसरी सिस्टम डज नॉट हैव आइज, यहाँ पे आइज नहीं होते हैं, डज नॉट हैव आइज याद रखना, बट इनके पास लाइट के लिए और टच के लिए सेंसिटिव ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। क्लियर है ना? यानी कि रिसेप्टर सेल्स प्रेजेंट होते हैं टू डिस्टिंग्विश द लाइट इंटेंसिटी, कि लाइट की इंटेंसिटी को पहचान सके, ताकि इसे पता चल सके कि दिन है या रात है। क्लियर है ना? ताकि उसके अकॉर्डिंग वो हाइबरनेशन वगैरह कर सके, एंड टू फील द वाइब्रेशंस इन द ग्राउंड, और ये ग्राउंड में वाइब्रेशंस वगैरह को भी फील कर सके। क्लियर है ना? और साथ ही साथ यहाँ पे टच रिसेप्टर भी है। ओके, तो ये बेसिकली तुम्हारा टच के लिए सेंसिटिव होगा। वॉर्म्स हैव अ स्पेशलाइज्ड कीमो रिसेप्टर, यहाँ पे कीमो रिसेप्टर भी है, जिसे टेस्ट रिसेप्टर बोल रहे हो, जिससे कि ये जो भी खाएगा उससे इसका टेस्ट पता चलेगा, विच रिएक्ट टू केमिकल स्टिमुलाई, जो कि केमिकल स्टिमुलाई पे काम करेगा। स्टिमुलाई तो समझते हो ना, एनी चेंज which brings about a reaction in body, that is the stimuli actually. Okay, these sense organs are located on the anterior part of worm, और ये सारे के सारे सेंस ऑर्गन लाइक तुम्हारे टच वाले, लाइट वाले, तुम्हारे केमिकल वाले, ये सारे के सारे तुम्हारे एंटेरियर पार्ट में प्रेजेंट है। दैट मीन्स कि फ्रंट पोर्शन में, एंटेरियर मीन्स क्या होता है, फ्रंट पोर्शन होता है। क्लियर है ना? तो अर्थवर्म के अगले हिस्से में ही ये सारे सेंसरी ऑर्गन्स जो हैं, या जो भी सेंस रिसेप्टर सेल्स हैं, ये सारे तुम्हारे प्रेजेंट हैं। ओके, आगे बढ़े तो देखते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे, तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम को देखेंगे। ओके, रिप्रोडक्टिव सिस्टम को, है ना? सो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या बोला जा रहा है, अर्थवर्म इज हर्मोफोडाइट, ये हर्मोफोडाइट है, दैट मीन्स बाइसेक्सुअल है। इसका मतलब क्या हुआ, एक ही बॉडी में दोनों ही सेक्स प्रेजेंट होंगे। क्लियर है ना? दैट इज टेस्टिस एंड ओवरी आर प्रेजेंट इन द सेम इंडिविजुअल, एक ही इंडिविजुअल में दोनों के दोनों सेक्स ऑर्गन तुम्हारे प्रेजेंट होंगे। ओके, यहाँ पे फिगर देख सकते हो तुम 7.13, जहाँ पे कि तुम्हें देखो यहाँ पे तुम्हें ओवरी दिख रहा होगा और यहीं पे तुम्हें टेस्टिस भी दिख रहा होगा। क्लियर है ना? आगे बढ़ते हैं। देयर आर 2 पेयर्स ऑफ टेस्टिस। अब देखो यहाँ से याद रखने वाली बातें हैं, क्या है कि देयर आर 2 पेयर्स ऑफ टेस्टिस, जो याद रखने वाली बातें हैं वो उसे मैं हाईलाइट कर देता हूँ एक बार जल्दी से। क्या है, तो 2 पेयर है तुम्हारे टेस्टिस के, जो कि प्रेजेंट है 10वें और 11वें सेगमेंट में। सेगमेंट का नाम जरूर याद रखना। क्लियर है ना? ये देखो तुम्हारा 10वें सेगमेंट में एक टेस्टिस दिख रहा है यहाँ से, मतलब एक पेयर ऑफ टेस्टिस दिख रहा है बेसिकली। क्लियर है ना? पेयर तो समझ ही रहोगे, दोनों साइड में प्रेजेंट है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा हाईलाइट हो गया ना। चलो कोई नहीं, मैं इसे इरेज कर देता हूँ। तो यहाँ पे समझो बेसिकली क्या है, यहाँ पे तुम्हारा क्या है, तो देखो एक पेयर इधर है, एक इधर है, एक इधर है, तो एक पेयर हो गया ना। उसी तरह से 11वें सेगमेंट में देखो एक इधर है, एक इधर है, तो ये पेयर हो गया। क्लियर है ना? अब यहाँ पे टेस्टिस देख लिया, टेस्टिस के जस्ट नीचे तुम्हारा क्या दिख जाएगा, सेमिनल वेसाइकल दिख जाएगा, दैट इज ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, और यहाँ भी देखो ये, और यहाँ भी देखो ये। क्लियर है ना? सो ये पोर्शन तुम्हारा हो गया सेमिनल वेसाइकल। ओके, देयर वाज अ डिफरेंस। अब देखो ये दोनों जगह पे टेस्टिस प्रेजेंट है, 10वें और 11वें सेगमेंट में एक एक पेयर, तो 2 पेयर टेस्टिस प्रेजेंट है। क्लियर है ना? 10वें और 11वें सेगमेंट में एक एक पेयर, तो 2 पेयर हो गया। अब इसका जो वासर डिफरेंस होगा, ये देखो यहाँ से वासर डिफरेंस ये चला जाएगा तुम्हारा 18वें सेगमेंट तक, जहाँ पे कि ये जाके प्रोस्टेट ग्लैंड से मिलेगा। क्लियर है ना? देखो देयर वासर डिफरेंसिया रन्स अप टू द 18th सेगमेंट। वासर डिफरेंसिया कहाँ तक जाएगा, तो 18th सेगमेंट तक जाएगा, जहाँ पे कि ये ज्वाइन करेगा प्रोस्टेटिक डक्ट से। क्लियर है ना? प्रोस्टेट ग्लैंड है, उसके डक्ट से जाके ज्वाइन करेगा, और जब ये ज्वाइन करेगा तो एक कॉमन डक्ट निकालेगा। क्लियर है ना?
जब ये ज्वाइन करेगा तो यहाँ से देखो ये दोनों जो यहाँ पे दिखाया गया है ये क्या निकाला जा रहा है, तो ये कॉमन प्रोस्टेटिक एंड स्पर्मेटिक डक्ट निकालेगा। क्लियर है ना। टू पेयर्स ऑफ एसेसरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होंगे, देखो एक इधर इधर देखो एक पेयर हो गया, दूसरा यहाँ देखो दो पेयर हो गया, तो ये तुम्हारे एसेसरी ग्लैंड्स हैं। क्लियर है ना, जो कि रिप्रोडक्शन में हेल्प करेगा एक तरह से। टू पेयर्स ऑफ एसेसरी ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन 17th एंड 19th। देखो एक तुम्हें 17th सेगमेंट में दिख रहा होगा, दूसरा तुम्हें 19th सेगमेंट में दिख रहा होगा। क्लियर है ना, तो एक तुम्हारा 17th में, दूसरा तुम्हारा 19th में है, इस बात को याद रखना है। द कॉमन प्रोस्टेटिक एंड स्पर्मेटिक डक्ट दैट इज वासा डिफरेंस जिसे बोल रहे हैं, ये ओपन होगा टू द एक्सटीरियर बाय ए पेयर ऑफ मेल जेनिटल पोर ऑन द वेंट्रोलैटरल साइड ऑफ द 18th सेगमेंट। तो ये 18th सेगमेंट में जाके बेसिकली ओपन हो जाएगा एक पोर की तरह। 4 पेयर्स ऑफ स्पर्मेथिका, 4 पेयर प्रेजेंट होंगे तुम्हारे स्पर्मेथिका के। स्पर्मेथिका क्या है, तो यहाँ पे स्पर्म को स्टोर किया जाएगा। क्लियर है ना, लोकेटेड इन 6th to 9th। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर तुम ध्यान से देखो तो एनसीईआरटी पहले तुम्हें 5 to 9th बोलती है, यहाँ पे 6 to 9th बोलती है, तो दोनों ही सही है। यहाँ पे देखो 6 to 9th क्यों बोल रही है, इस बात को समझने की कोशिश करना। यहाँ पे देखो ये जो तुम्हारा इंटरसेगमेंटल ग्रूव है बेसिकली, क्लियर है ना, वहाँ पे प्रेजेंट है। क्लियर है ना, ये सेप्टम से अटैच्ड है, तो अगर इसका स्पेसिफिक लोकेशन देना हो तो हम 6 to 9th बोलेंगे। क्लियर है ना, लेकिन अगर सेगमेंट की बात करें तो ये देखो 5 to 6 वाले सेगमेंट, ये जो सेप्टा है उस पर प्रेजेंट है ना बेसिकली, तो इसलिए 5 to 9th बोला जाता है यहाँ पे। क्लियर है, तो चलो यहाँ तक समझ में आया। और स्पेसिफिकली अगर बोले तो ये कहाँ से कहाँ प्रेजेंट है, तो 6 to 9th में प्रेजेंट है। देख रहे हो दोनों तरफ प्रेजेंट है ये पेयर में। ओके, सो ये 4 पेयर है तुम्हारे स्पर्मेथिका के जो कि स्टोर करेगा स्पर्म को। क्लियर है। 1 पेयर इन ईच सेगमेंट, दे रिसीव एंड स्टोर स्पर्मेटोजोआ ड्यूरिंग कॉपुलेशन। ओके, 1 पेयर ऑफ ओवरीज इज अटैच्ड इन द इंटर सेगमेंटल सेप्टम ऑफ द 12th एंड 13th सेगमेंट। अब यहाँ पे देखो 12वें और 13वें सेगमेंट की अगर बात करते हैं, 12वें और 13वें सेगमेंट की बात करते हैं, इंटर सेगमेंटल सेप्टम ऑफ 12 एंड 13, दोनों के बीच की बात बेसिकली करो। क्लियर है ना, ये देखो 12वां सेगमेंट, ये 13वां सेगमेंट, और इन दोनों के बीच में ये देखो तुम्हारा सेप्टा है, तो यहीं पे कहीं ये तुम्हारा ओवरी प्रेजेंट है। क्लियर है ना, तो ये इंटर सेगमेंटल सेप्टम पे प्रेजेंट है 12वें और 13वें के। क्लियर है ना, तो ये भी तुम्हारा एक पेयर में प्रेजेंट है। आगे बात करते हैं, ओवेरियन फनल्स आर प्रेजेंट बीनीथ द ओवरी। ओवरी के जस्ट नीचे देखो यहाँ पे तुम्हें ओवेरियन फनल दिख रहा है, जो कि ओविडक्ट की तरफ ये नीचे की ओर जाएगा और फिर यहाँ से एक ओपनिंग की तरह खुलेगा तुम्हारे 14th सेगमेंट में। क्लियर है ना। 1 पेयर ऑफ ओवरीज अटैच्ड एट द इंटर सेगमेंटल सेप्टम ऑफ 12 एंड 13, ये हो गया तुम्हारा ओवेरियन फनल प्रेजेंट बीनीथ द ओवरीज विच कंटिन्यू इनटू ओविडक्ट देन ज्वाइन टुगेदर, एक साथ जुड़ जाएगा, देखो जुड़ रहा है एक साथ, एंड ओपन ऑन वेंट्रल साइड, और फिर पीछे की ओर, पीछे नहीं नीचे की ओर बेसिकली, अर्थवर्म के वेंट्रल साइड में, वेंट्रल डॉर्सल तो अब तो क्लियर हो गया होगा ना बेसिकली, तो वेंट्रल साइड में ये एक सिंगल मीडियन मीन्स बीच में खुलता है, याद करो अभी मैं दिखाता हूँ तुम्हें, फीमेल जेनाइटल पोर की तरह खुलेगा 14th सेगमेंट में। देखो जल्दी से देखो, पीछे 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 चलो जल्दी से, एकदम शुरुआती में यहाँ देखो ये वाला ये वाला ये वाला दिखा, ये तुम्हारे 14th सेगमेंट में मिडिल में खुल रहा था फीमेल जेनाइटल अपर्चर, 14th सेगमेंट सिंगल और मिडिल में। क्लियर हुआ। ओके, और ये देखो तुम्हारा फिर मेल जेनाइटल अपर्चर तुम्हारा उसके आगे खुल रहा था बेसिकली। ओके, तो यहाँ तक समझे, आगे बढ़ें। अब देखो यहाँ पे अभी रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, ए म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ स्पर्म। अब देखो यहाँ पे समझना थोड़ा सा स्ट्रेंज है, म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ स्पर्म हो रहा है अकर्स बिटवीन 2 वर्म्स, यानी कि 2 अर्थवर्म आपस में आ रहे हैं, मेटिंग कर रहे हैं, 2 अर्थवर्म आपस में मेटिंग कर रहे हैं, तो इसका स्पर्म उसके पास, उसका स्पर्म इसके पास आ रहा है। क्लियर है, समझ रहे हो, थोड़ा सा स्ट्रेंज है ना। तो यहाँ पे म्यूचुअल एक्सचेंज हो रहा है स्पर्म का ड्यूरिंग मेटिंग। One worm has to find another worm and they mate juxtaposing. Juxtaposing means very close. Juxtaposing means एक तरह से समझ सकते हो very close. ओके, सो बहुत ही क्लोज आना होगा यहाँ पे मेटिंग करने के लिए। क्लियर है ना, अपोजिट गोनाइडल ओपनिंग के तरफ। तो यहाँ पे एक्सचेंज क्या हो जाएगा, पैकेट्स ऑफ स्पर्म, यानी स्पर्म यहाँ पे एक्सचेंज हो जाएंगे, पहले वाले का दूसरे वाले के पास, दूसरे वाले का पहले वाले के पास, जिसे कि स्पर्मेटोफोर्स बोलेंगे।
अब यहाँ पे समझना, अब यहाँ से इंपॉर्टेंट लाइन है सारे, क्लियर है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अगर क्वेश्चन पूछा भी गया ना यहाँ से रिप्रोडक्शन वाले से, तो यहाँ से जरूर पूछा जाएगा। मैच्योर स्पर्म एंड एग सेल एंड न्यूट्रिटिव फ्लूइड, क्या क्या है, मैच्योर स्पर्म, एग सेल और साथ साथ न्यूट्रिटिव फ्लूइड, ये तीन चीज़ों की बात की गई है। इज डिपोजिटेड इन कोकून, इसे कहाँ डिपोजिट किया जाएगा, तो कोकून में, क्लियर है ना। अब यहाँ पे देखो कोकून जैसे ही तुम पढ़ रहे हो तो तुम्हें सिल्कवॉर्म याद आ रहा होगा, सिल्कवॉर्म में तुमने कोकून का स्ट्रक्चर देखा होगा और वहाँ पे लार्वल फॉर्म भी तुमने देखा होगा, लेकिन यहाँ पे कोकून है तो यहाँ पे कंफ्यूज मत हो जाना कि लार्वल फॉर्म है, यहाँ पे कोई भी लार्वल फॉर्म नहीं है। देखो नीचे एनसीईआरटी लिख देती है, डेवलपमेंट ऑफ अर्थवॉर्म इज डायरेक्ट, दैट इज देयर इज नो लार्वल फॉर्म्ड। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो कोकून प्रोड्यूस्ड बाय ग्लैंड सेल्स ऑफ क्लाइटेलम, तो ये कौन बनाएगा, क्लाइटेलम बनाएगा, जो कि कहाँ प्रेजेंट था तुम्हारा 14वें, 15वें और 16वें सेगमेंट में प्रेजेंट था, ग्लैंड सेल ऑफ क्लाइटेलम, यही बनाएगा तुम्हारा कोकून। और इसी कोकून में तुम्हारा एग सेल, न्यूट्रिटिव फ्लूइड और मैच्योर स्पर्म तीनों प्रेजेंट होगा। तो फर्टिलाइजेशन और डेवलपमेंट, देखो एग सेल और एग सेल और स्पर्म सेल दोनों प्रेजेंट है तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, और साथ साथ न्यूट्रिटिव फ्लूइड है तो यहाँ पे डेवलपमेंट भी हो जाएगा एम्ब्रियो का, क्लियर है ना। सो फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट अकर्स विद इन द कोकून विच आर डिपॉजिटेड इन सॉइल, जैसे कि बाद में डिपॉजिट किया जाएगा बेसिकली सॉइल में। द ओवा दैट इज एग्स आर फर्टिलाइज्ड बाय अ स्पर्म सेल विद इन द कोकून, कोकून के अंदर ही, क्लियर है ना। which then slips off the worm and is deposited in or on the soil, जो कि फिर वहाँ से स्लिप ऑफ करके और फिर सॉइल के अंदर या सॉइल पे डिपॉजिट कर दिया जाएगा। अब यहाँ पे कोकून जो स्ट्रक्चर है, बेसिकली कोकून नहीं समझ में आ रहा है तो कोकून एक समझ लो बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर की सब कुछ प्रेजेंट है। क्या क्या प्रेजेंट है, मैच्योर स्पर्म, एग और न्यूट्रिटिव फ्लूइड, यानी रिप्रोडक्शन के लिए जो भी चीज़ है ना सब कुछ प्रेजेंट है और वो बॉडी से बाहर निकल चुका है, क्लियर है ना। तो ये कोकून इन बेसिकली वॉर्म्स को, वॉर्म के जो एम्ब्रियोज हैं बेसिकली उन्हें लगभग 3 वीक तक होल्ड करके रखता है, और हर कोकून में से 2 से 20 छोटे छोटे अर्थवॉर्म्स प्रोड्यूस होते हैं विथ एन एवरेज ऑफ 4। तो यानी एवरेज क्या है, 4 है, तो मतलब कि एक अर्थवॉर्म 4 अर्थवॉर्म को बेसिकली रिप्रोड्यूस करता है, जिसमें कि 20 तक भी कर सकते हैं और कम से कम 2 करते हैं, क्लियर है। तो ये था तुम्हारा रिप्रोडक्शन इन अर्थवॉर्म। ओके, आगे बढ़ें। अर्थवॉर्म वाज नोन एज फार्मर ऑफ फ्रेंड्स ऑफ फार्मर, यानी किसानों का दोस्त भी कहा जाता है। क्यों, क्योंकि ये देखो सॉइल में जब जाएगा बेसिकली सॉइल को खाएगा, क्लियर है, तो सॉइल को पोरस बना देगा, तो पोरस बनाने से रेस्पिरेशन सही तरीके से होगा और साथ साथ ये फर्टिलिटी को भी बढ़ाता है, क्योंकि ह्यूमस का ये बेसिकली डिकम्पोस्टिंग करता है, बिकॉज दे मेक बरोज, देखो बरोज बना रहा है इन द सॉइल एंड मेक इट पोरस, तो ये रेस्पिरेशन में हेल्प करेगा। और साथ साथ सॉइल के अंदर जो रूट है ना, जो डेलिकेट रूट है बेसिकली नए नए वाले जो कि सॉइल के अंदर जा रहा है, तो वो तो डेलिकेट होता है, सॉफ्ट होता है, पतला सा होता है, तो उसे मतलब पेनिट्रेट करने में हेल्प करेगा ये, क्लियर है ना, ऑफ द डेवलपिंग प्लांट रूट। द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग फर्टिलिटी बाई सॉइल ऑफ सॉइल बाई अर्थवॉर्म इज कॉल्ड वर्मी कंपोस्टिंग। वर्मी कंपोस्टिंग तुम ऑलरेडी पढ़ रखे होगे, क्लियर है ना, जिसमें कि एक गड्ढा खत के उसमें हम डिफरेंट जो वेस्ट मटेरियल होते हैं उनका यूज़ करते हैं, डिकम्पोजिशन करवाते हैं अर्थवॉर्म के थ्रू, जल्दी भी हो जाता है और वहाँ से हमें वर्मी कंपोस्ट मिलता है। दे आर ऑल्सो यूज्ड एज वेट इन गेम फिशिंग, इसका मतलब समझो। अब जैसे तुमने सुना होगा ना कि अगर शेर को पकड़ना है तो बकरी को चारा देना पड़ता है, यानी कि उसके सामने रखना पड़ता है, क्लियर है ना, एज ए बेट। तो यहाँ पे एज ए वेट अगर मछली पकड़ना है ना, तुमने अगर फिशिंग रॉड से कभी मछली पकड़ा होगा या किसी को पकड़ते देखे होगे, तो वहाँ पे एक हुक सा लगा होता है इस तरीके से, क्लियर है ना, और ये हुक बेसिकली आगे पॉइंटेड होता है। इस हुक में हम क्या करते हैं, अर्थवॉर्म के टुकड़े को डाल देते हैं और इसे पानी में डालते हैं। अब पानी में डालते हैं तो मछली इसे अर्थवॉर्म समझ के खाने आता है, और जैसे ही खाने आता है उसका जो मौत होता है इसमें फंस जाता है, क्योंकि ये पॉइंटेड होता है ना। फिर हम उस फिश को खींच लेते हैं, बेसिकली बाहर निकाल लेते हैं, उसके बाद फिर हम उसे बेच देते हैं या खा जाते हैं, जो भी है उसके रिलेटेड। ओके, सो दिस इज कि ये बेसिकली वेट इन गेम फिशिंग में भी यूज़ किया जाता है, क्लियर है ना। सो दिस वाज ऑल अबाउट अर्थवॉर्म। अब हम कुछ क्वेश्चंस देख लेंगे यहाँ पे अर्थवॉर्म से रिलेटेड और जल्दी से इसे ख़त्म करेंगे। सो सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे हमारा, 1 मिनट रुक जाना बस।
तो पहला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट अर्थवर्म। तो टेस्टिस बोला जा रहा है 11वें 12वें सेगमेंट में, बिल्कुल नहीं, अभी तो पढ़े थे ना 10वें और 11वें सेगमेंट में प्रेजेंट है, तो आंसर तो तुम्हें ऐसे ही मिल गया, अब क्यों पढ़ोगे तुम, क्लियर है। देखो एक्सेसरी ग्लैंड 17 में था एक पेयर और 19th में था एक पेयर, याद करो, बीच में छोड़ के 18th वाले को छोड़ दिया था इसने। क्लाइटेलम देखो तुम्हारा 14वें 14वें 15वें 14वें एंड 16वें दिया गया यहाँ पे, एक्चुअली 14 15 16 होता है, यहाँ पे 15th भी कर लेना क्योंकि दो आंसर थोड़ी सही होगा। 14 15 16 14 to 16 कर दो यहाँ पे, है ना, सबसे अच्छा। आगे बढ़ो, फीमेल जेनाइटल पोर्ट तुम्हारा बिल्कुल 14 सेगमेंट में खुल रहा था, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। इफ अ लाइव अर्थवर्म इज प्रिक्ड विद ए निडल, अगर उसे एक निडल से प्रिक यानी कि उस पर चुभाया जाता है, तो ऑन ऑटर सरफेस, बाहर में, विदाउट डैमेजिंग इट्स गट, एलिमेंट्री कनाल को डैमेज नहीं करना है, क्लियर है ना, एलिमेंट्री कनाल को डैमेज नहीं करना। तो देखो एक चीज़ समझो यहाँ पे, एलिमेंट्री कनाल को डैमेज नहीं किए हो, तुम याद करो तुम्हारा जो ब्लड वेसल था वो तुम्हारा गट के पास और तुम्हारे बेसिकली बॉडी वॉल्स ये सब थे, इन सब के पास बेसिकली उसे पहुंचा रहा था ब्लड को, क्लियर है ना, लेकिन ऑटर सरफेस के पास तो नहीं पहुंच रहा है ना। तो यहाँ पे तुम्हारा बेसिकली क्या प्रेजेंट होगा, तो यहाँ पे सिंपली तुम्हारा जो सिलोमिक कैविटी में जो फ्लूइड प्रेजेंट है वही निकलेगा ना, बेसिकली वही चीज़ बोला जा रहा है, विदाउट डैमेजिंग इट्स गट द फ्लूइड दैट कम्स आउट। तो कौन सा फ्लूइड बाहर आएगा, सो द आंसर विल बी सिलोमिक फ्लूइड, जो कि सिलोमिक कैविटी में प्रेजेंट है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, देन वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन, फेरेथिमा अर्थवर्म की बात की गई है, एंड इट्स क्लोज रिलेटिव, और उसके जो रिलेटिव्स है बेसिकली ये ड्राइव नरिशमेंट फ्रॉम, यानी खाना कहाँ से खाते हैं, क्लियर है ना, फूड कहाँ से मिलता है इन्हें। तो एनसीईआरटी का लाइन है भाई, डिकेइंग फॉलन लीव्स एंड सॉइल ऑर्गेनिक मैटर, दिमाग नहीं लगाना है, शुगर केन रूट नहीं खाता है, सॉइल में पड़े इंसेक्ट नहीं खाते हैं ये, ना ही ये फ्रेश फॉलन लीव्स थोड़ी ना खाएगा, क्लियर है, जो सड़ा गला है उसी को खाएगा ना ये। The next question, which of the following structure in Pherethema is correctly matched with its function? चलो देखते हैं, क्लाइटेलम सिक्रीट्स कोकून अभी तो पढ़े थे, बिल्कुल सही है। गिजार्ड एब्जॉर्ब, देखो एब्जॉर्ब नहीं करेगा, ये क्या करेगा, ग्रिंड करेगा, क्लियर है ना, फूड पार्टिकल को तोड़ेगा। सिटी डिफेंस अगेंस्ट प्रेडेटर, नहीं 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 ये भी गलत है, ये तुम्हारा लोकोमोशन में हेल्प करता है, याद करो लोकोमोशन में था सिटी, जो कि पूरे ही सरफेस पे प्रेजेंट था, ओके बस कुछ कुछ को छोड़कर बेसिकली, है ना। ट्रिफ्लोसोल, ट्रिफ्लोसोल क्या कर रहा था, तो ये सरफेस एरिया बढ़ा रहा था ना, स्टोरेज बिल्कुल नहीं, ये सरफेस एरिया को बढ़ा रहा था ताकि एब्जॉर्प्शन ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, सो आंसर विल बी ए। आगे बढ़ें, द नेक्स्ट क्वेश्चन, वन वेरी स्पेशल फीचर इन अर्थवर्म फेरेथेमा इज दैट, स्पेशल फीचर क्या है, फर्टिलाइजेशन ऑफ एग अगर इनसाइड द बॉडी, ओके चलो ठीक है, फर्टिलाइजेशन वैसे अंदर तो नहीं बाहर ही होता है ना, कुकून के अंदर, क्योंकि कुकून में सारे चीज़ प्रेजेंट होते हैं तुम्हारे, है ना, तो उसी में तो तुम्हारा स्लिप हो जाता है बॉडी से बाहर और फिर बाहर जाके होता है। आगे देखो, टिफ्लोसोल ग्रेटली इंक्रीजेज द इफेक्टिव एब्जॉर्प्शन एरिया ऑफ द डाइजेस्टेड फूड इन द इंटेस्टाइन, ये बिल्कुल सही है। आगे देखो, द एस शेप्ड सिटी एम्बेडेड इन द इंटेगमेंट आर डिफेंसिव वेपन, बिल्कुल नहीं, ये तो तुम्हारा लोकोमोशन में हेल्प कर रहा था, अभी अभी बताया मैंने। आगे देखो, इट हैज़ ए लॉन्ग डॉर्सल ट्यूबुलर हार्ट, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो डॉर्सल ट्यूबुलर हार्ट, नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे सबसे पहले तो एक नहीं बहुत सारे होते हैं, क्लियर है ना, तो यहाँ पे ऐसे ही गलत हो गया, सो आंसर विल बी ऑप्शन बी, क्लियर है यहाँ तक। तो यहीं तक था हमारा आज का सफ़र। तो अब क्या करना है तुम्हें, तो वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है चैनल को, और साथ साथ तुम्हें बेल आइकन दबा देना है, क्लियर है ना। अब यहाँ पे देखो एक चीज़, हमारा टेलीग्राम का एक ग्रुप भी है, क्लियर है ना, जिसका नाम भी सेम ही है, ये हमारा जो चैनल का नाम है वही हमारा टेलीग्राम का ग्रुप का भी नाम है, और तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में अगर जाओगे वीडियो के तो वहाँ पे तुम्हें सारे लिंक्स मिल जाएंगे, हमारा टेलीग्राम ग्रुप, और साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम पे एक डॉट ग्रुप भी है, वो भी मिल जाएगा तुम्हें, क्लियर है ना, तो वो तुम ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे जो भी क्वेश्चंस हो वो तुम स्क्रीनशॉट करके, ऑडियो करके, कुछ भी करके तुम वहाँ पे भेज सकते हो, मैं पर्सनली उसका आंसर करने की कोशिश करूँगा, कोशिश क्या करूँगा ही बेसिकली, क्लियर है ना। तो आज यहाँ तक तुम्हें अर्थवर्म समझ में आया होगा, कोशिश करते हैं कि तुम्हारे आशा करते हैं कि तुम्हारे जो बेसिकली कॉन्सेप्ट्स होंगे वो क्लियर हुए होंगे अर्थवर्म से रिलेटेड। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अब कॉकरोच को कवर करेंगे, तो यहाँ पे हमारा काम ख़त्म हुआ, अब यहाँ से आप लोगों का काम शुरू होता है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा
शेयर करें ताकि और भी लोगों के पास ये पहुंच सके। क्लियर है ना? क्योंकि देखो यहाँ पे पढ़ा रहे हैं तो आखिर हमारा भी तो कुछ मोटिव होगा ना कि एक तरह से बहुत सारे बच्चों के पास पहुंच सके, है ना? सो इसी उम्मीद के साथ विदा लेते हैं। अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में और वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे तो कॉकरोच को करेंगे। क्लियर है ना? और कॉकरोच को ऐसे ही एक शॉट में ही कंप्लीट करेंगे हम लोग। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।